हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस की थर्ड पार्ट। जब मेरी डेबनहम डाइनिंग कार में दाखिल हुई तो उसने उस अनुमान ही की पुष्टि की जो पायरो ने पहले से उसके बारे में बना रखा था। वह सलेटी फ्रांसीसी कमीज़ के साथ छोटे से काले सूट को सलीके से पहने हुए थी और उसके काले बालों की लहरें सफाई से जमी हुई थी। उसका तौर तरीका भी उसके बालों जैसा ही शांत और तरतीब वाला था। वो पायरो और मोसिए बोग के सामने बैठ गई और सवालिया अंदाज में उनकी तरफ देखने लगी। आपका नाम मेरी हरमियोन डेबनहम है और आपकी उम्र 26 साल है। पायरो ने शुरुआत की। जी। अंग्रेज़? जी। क्या आप कृपा करके इस कागज़ पर अपना स्थायी पता लिख देंगी मैडमोजेल? उसने फरमाइश पूरी कर दी। उसकी लिखावट साफ और सुस्पष्ट थी। और अब मैडमोजेल, आप हमें कल रात वाले मामले के बारे में क्या बता सकती है? मुझे अफसोस है, मेरे पास बताने को कुछ नहीं है। मैं सोने चली गई थी और सोती रही। क्या आप बहुत संतप्त है मैडमोजेल कि इस गाड़ी पर एक अपराध किया गया है? साफ था कि इस सवाल की उसे उम्मीद नहीं थी। उसकी सलेटी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। मैं आपको पूरी तरह नहीं समझी। यह एक बिल्कुल सीधा सवाल था जो मैंने आपसे पूछा है मैडमोजेल। मैं उसे दोहराता हूँ। क्या आप बहुत संतप्त है कि इस रेलगाड़ी पर एक अपराध घटित हो गया है? मैंने इस नज़रिए से उसके बारे में नहीं सोचा है। नहीं, मैं कह सकती हूँ कि मैं बिल्कुल संतप्त नहीं हूँ। एक अपराध आपके लिए यह रोज़मर्रा का मामला है? क्यों? कुदरती तौर पर ऐसा घटित होना नागवार बात है, मेरी डेबनहम ने धीरे से कहा। आप पूरी तरह से एंग्लो सैक्सन हैं मैडमोजेल, भावना से दूर। वह थोड़ा मुस्कुराई। मुझे अफसोस है कि मैं अपनी संवेदनशीलता को साबित करने के लिए हाय तौबा नहीं मचा सकती। आखिरकार लोग हर रोज़ मरते हैं। मरते हैं, हाँ, लेकिन हत्या थोड़ा अधिक विरल है। हाँ, निश्चय ही। आप मरे हुए आदमी से परिचित नहीं थी? मैंने उसे पहली बार तब देखा था जब मैं यहाँ डाइनिंग कार में लंच कर रही थी। और वे आपको कैसे लगे? मैंने मुश्किल से ही उन पर गौर किया। वे आपको एक बुरे व्यक्ति के तौर पर महसूस नहीं हुए? उसने अपने कंधे थोड़े उचका दिए। सचमुच मैं बता नहीं सकती कि मैंने इसके बारे में सोचा भी था। पायरो ने तीखी निगाह उस पर डाली। आप मेरे ख्याल में उस तरीके के बारे में थोड़ी उपेक्षा का भाव रखती है जिससे मैं अपनी पूछताछ का काम करता हूँ। पायरो ने आंखों में शरारती कौन के साथ कहा। आपके ख्याल में अंग्रेज़ी जांच पड़ताल इस तरह संपन्न की जाती? वहाँ हर चीज़ साफ सुथरी कटी छटी होती, सारा मामला तथ्यों तक सीमित रहता, व्यवस्थित कार्य व्यापार। लेकिन मैडमोजेल, मेरा अपना अनोखा अंदाज़ है। मैं पहले अपने गवाह को देखता हूँ, उसके चरित्र का लेखा जोखा तैयार करता हूँ और उसी हिसाब से अपने सवालों की रूपरेखा तैयार करता हूँ। मिनट भर पहले मैं एक सज्जन से सवाल पूछ रहा होता हूँ जो मुझे हर विषय पर अपने ख्याल बताना चाहता है। खैर, उसे मैं कड़ाई से सवाल के विषय पर टिकाए रहता हूँ। मैं चाहता हूँ वह हाँ या न में जवाब दे, या वह। और फिर आप आती है। मैं फ़ौरन देख लेता हूँ कि आप में तरतीब और बाकायदगी होगी। आप खुद को उस मामले तक सीमित रखेगी जो सामने है। आपके उत्तर संक्षिप्त और सटीक होंगे। और मैडमोजेल, क्योंकि इंसानी फितरत में पेचो खम है, मैं आपसे बहुत अलग सवाल करता हूँ। मैं पूछता हूँ, आप क्या महसूस करती है, क्या सोचती है? आपको यह तरीका पसंद नहीं आता? अगर आप मुझे ऐसा कहने के लिए माफ़ करें, ये किसी कदर समय को ज़ाया करने जैसा लगता है। मुझे मिस्टर रैचेट का चेहरा पसंद आया था या नहीं, इससे लगता नहीं कि यह जानने में कोई मदद मिलेगी उन्हें मारा किसने। क्या आपको पता है मैडमोजेल कि रैचेट दरअसल कौन था? उसने हामी में सिर हिलाया। श्रीमती हबर्ड सबको बताती रही है। और आप आर्मस्ट्रॉन्ग वाले मामले के बारे में क्या सोचती है? वो बहुत अमानुषिक था, युवती ने रुखाई से कहा। पायरो ने सोचते हुए अंदाज में कहा। आप बगदाद से सफ़र कर रही है मेरे ख्याल में, मिस डेबनहम? हाँ, लंदन के लिए। हाँ, बगदाद में आप क्या करती रही है? मैं 2 बच्चों के गवर्नेंस का काम कर रही थी। छुट्टियों के बाद क्या आप अपनी नौकरी पर लौट रही है? पक्का नहीं है। ऐसा क्यों? बगदाद हलचल से कुछ दूर सा है। मेरा ख्याल है कि मैं लंदन में कोई काम पसंद करूँगी, अगर कोई उपयुक्त काम मुझे मिल जाए। अच्छा, मैंने सोचा शायद आप शादी करने की सोच रही हो। मिस डेबनहम ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने आंखें उठाकर पायरो को सीधे एकटक देखा।
निगाह साफ साफ कह रही थी, आप अशिष्ट है। उस महिला के बारे में आपकी राय क्या है जो आपके कूपे में आपके साथ है? मिस ओसन, वे एक भली सीधी सादी महिला जान पड़ती है। उनके ड्रेसिंग गाउन का रंग क्या है? मेरी डेबनहैम ने उन्हें घूरा। एक किस्म का भूरा रंग है, हासिल ऊनी। आह, उम्मीद है मैं बिना किसी किस्म से आपको नाराज़ किए ये बता सकता हूँ कि अलेप्पो से इस्तंबुल के समय आपके ड्रेसिंग गाउन पर भी मेरा ध्यान गया था। हल्का बैंगनी था मेरे ख्याल में। जी हाँ, ऐसा ही है। क्या आपके पास और कोई ड्रेसिंग गाउन भी है मैडमोजेल? मिसाल के लिए एक लाल ड्रेसिंग गाउन? नहीं, वो मेरा नहीं है। पायरो आगे को झुके। वे चूहे पर झपटती बिल्ली की तरह थे। किसका है फिर? युवती अचानक चौंक कर थोड़ा सा पीछे को हुई। मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब है आपका? आप ये नहीं कह सकती। नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। आप कहती है वह मेरा नहीं है, मतलब कि ऐसा गाउन सचमुच किसी और के पास है? उसने सिर हिलाया। इस रेलगाड़ी पर किसी और का? हाँ। किसका है वो? मैंने आपको अभी बताया, मैं नहीं जानती। मैं आज सुबह लगभग 5 बजे इस एहसास के साथ जगी कि रेलगाड़ी काफ़ी समय से रुकी खड़ी थी। मैंने दरवाज़ा खुला और गलियारे में झाँका, ये सोच कर कि शायद हम किसी स्टेशन पर थे। मैंने किसी को लाल किमोनो में गलियारे ही में कुछ आगे को देखा। और आपको ये नहीं पता कि वह कौन था? क्या वह गोरी थी या सांवली या खिचड़ी बालों वाली? कह नहीं सकती। उसने टोपी पहन रखी थी और मैंने उसके सिर का पिछला हिस्सा ही देखा था। और कद काठी में लंबी सी और छरहरी, मेरे अंदाज से, लेकिन कहना मुश्किल है। किमोनो पर ड्रैगन कड़े हुए थे। हाँ हाँ, सही है, ड्रैगन। पायरो मिनट भर खामोश रहे। उन्होंने खुद से बुदबुदा कर कहा, समझ नहीं पा रहा। इसमें से किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं निकल रहा। फिर नज़रें ऊपर करते हुए वे बोले, मुझे अब आपको और रोके रखने की ज़रूरत नहीं मैडमोजेल। ओह, वह कुछ चकित सी लगी, लेकिन फ़ौरन उठी। दरवाजे में अलबत्ता वह थोड़ा ठिठकी, फिर वापस आई। स्वीडी महिला, मिस ओसन है ना? कुछ चिंतित सी लगती है। उसका कहना है कि आपने उससे कहा कि वही इस आदमी को ज़िंदा देखने वाली आखिरी थी। मेरा ख्याल है वह इस वजह से सोचती है कि आप उस पर शक करते हैं। क्या मैं उससे कह सकती हूँ कि उसे गलती लगी है? सचमुच, आप समझिए, वह उस तरह की औरत है जो एक मक्खी भी नहीं मारेगी। बोलते हुए वह थोड़ा मुस्कुराई। जब वह श्रीमती हबर्ट से एस्पिरिन लेने गई तो क्या बचा था? 10:30 से कुछ ऊपर। वह बाहर रही कितनी देर? लगभग 5 मिनट। क्या वह फिर रात को किसी समय कूपे से बाहर गई? नहीं। पायरो डॉक्टर की तरफ मुड़े। क्या रैचिट को उतना पहले मारा गया होगा? डॉक्टर ने अपना सिर हिला दिया। फिर मेरा ख्याल है आप अपने दोस्त को इत्मीनान दिला सकती है मैडमोजेल। शुक्रिया। वह अचानक उन्हें देखकर मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जो हमदर्दी को न्योता दे रही थी। वह भेड़ की तरह है, समझे आप? अब वह फिक्र करके मिमियाने लगती है। वह मुड़ी और बाहर चली गई। मोसी बोक अपने दोस्त की तरफ अजीब निगाहों से देख रहे थे। मैं पूरी तरह समझ नहीं पाता मेरे मित्र, क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम? मैं एक नुक्स खोज रहा था मित्र। नुक्स? हाँ, एक युवती के आत्मविश्वास में एक दरार। मैं उसकी शांत दृढ़ता को हिलाना चाहता था। क्या मैं सफल हुआ? मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मैं जानता हूँ, उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं मामले को इस तरह हाथ में लूँगा जैसे मैंने लिया। तुम्हें उस पर शक है? मोसी बोक ने धीरे धीरे कहा। मगर क्यों? वो तो बहुत प्यारी और आकर्षक लड़की जान पड़ती है। दुनिया में वो आखिरी लड़की होगी जो इस तरह के अपराध में लिप्त होगी। मैं सहमत हूँ, कॉन्स्टेंटाइन ने कहा। वो ठंडी है, उसमें भावनाओं की कमी है। वह किसी आदमी को चाकू नहीं भोगेगी, वह उसे अदालत में खींच ले जाएगी। पायरो ने सांस छोड़ी। आप दोनों को अपने इस ख्याल से मुक्त हो जाना चाहिए। यह कोई बिना सोचा समझा और अचानक किया गया अपराध है। जहाँ तक इसकी बात है कि मिस डेबनहैम पर क्यों शक करता हूँ, 2 कारण हैं। एक, उस बात की वजह से जो उड़ते उड़ते मेरे कान में पड़ी और जिसे आप दोनों अभी तक नहीं जानते। उन्होंने दोनों को उस अजीबोगरीब बातचीत के बारे में बताया जो उन्होंने अलेप्पो से इस्तंबुल का सफ़र करते समय सुनी थी। ये तो सचमुच अजीब है, पायरो के ख़त्म कर लेने के बाद मोसियो बुक ने कहा। इसे कुछ समझने की ज़रूरत है। अगर इसका मतलब वह है जो तुम्हारे शक के मुताबिक इसका मतलब है, तब वे दोनों इसमें साथ साथ लिप्त है, यह लड़की और वह अकड़ू अंग्रेज़। पायरो ने सिर हिलाया। और यही है जिसकी तरफ तथ्य कोई इशारा नहीं करते। वे बोले, देखो, अगर वे दोनों इसमें साथ साथ हो तो हमें किस चीज़ की उम्मीद होनी चाहिए? कि वे दोनों एक दूसरे के बारे में ये बहाना जुटाकर पेश करेंगे कि वह कहीं और था या थी।
ठीक है ना, पर ऐसा नहीं होता। मिस डेबनहम के आने जाने की तस्दीक स्वीडी महिला करती है जिसे वह पहले कभी नहीं मिली, और कर्नल आर्बतनॉट की तस्दीक रैचेट का सेक्रेटरी मैक्वीन करता है। नहीं, इस पहेली का वह हल बहुत आसान है। तुमने कहा कि उस पर शक करने का एक और भी कारण तुम्हारे पास है। मोसिए बोक ने उन्हें याद कराया। पायरो मुस्कुराए। आह, लेकिन वह सिर्फ मनोवैज्ञानिक है। मैंने खुद से पूछा, क्या यह संभव है कि मिस डेबनहम ने इस अपराध की योजना बनाई हो? इस सारे व्यापार के पीछे मुझे यकीन है एक ठंडा, होशियार, चतुर दिमाग है। मिस डेबनहम उस हुलिये पर खरी उतरती है। मोसिए बोक ने सिर हिलाया। मेरा ख्याल है तुम गलत हो मेरे दोस्त। मैं उस अंग्रेज़ युवती को अपराधी के तौर पर नहीं देख पाता। खैर, पायरो ने आखिरी पासपोर्ट उठाते हुए कहा, अब हमारी फहरिस्त का आखिरी नाम हिल्डेगार्ड शिम्ट, जर्मन नौकरानी। रेल परिचायक के बुलावे पर हिल्डेगार्ड शिम्ट डाइनिंग कार में आई और अदब के साथ खड़ी होकर इंतज़ार करने लगी। पायरो ने उसे बैठने का इशारा किया। उसने ऐसा ही किया, अपने हाथ बांधकर शांति से उनके प्रश्नों का इंतज़ार करते हुए। वो कुल मिलाकर एक शांत औरत जान पड़ती थी, इज़्ज़तदार, शायद बहुत अक्लमंद नहीं। हिल्डेगार्ड के पास पायरो के तरीके मेरी डेबनहम के साथ अपनाए गए तरीक़ों से बिल्कुल उलट थे। वे बहुत भलमनसाहत और नरमी से पेश आ रहे थे, उस औरत को इत्मीनान दिलाते हुए। फिर उसे नाम और पता लिखवाने के बाद उन्होंने मुलायमियत से सवाल करने शुरू किए। बातचीत जर्मन भाषा में की गई। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें कल रात के बारे में पता चल सके हम जानना चाहते हैं, वे बोले। हम जानते हैं कि अपराध पर तुम हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकती, लेकिन हो सकता है तुमने कुछ ऐसा देखा या सुना हो जो तुम्हारे लिए भले ही कोई मतलब न रखता हो, पर हमारे लिए बड़े काम का हो सकता हो। तुम समझ गई? ऐसा नहीं लगा कि वह समझी। उत्तर देते समय उसका चौड़ा, ममता भरा चेहरा शांत मूर्ता में जमा रहा। मैं कुछ नहीं जानती मोसिए। खैर, मिसाल के लिए तुम जानती हो कि तुम्हारी मालकिन ने कल रात तुम्हें बुलवाया था। वह, हाँ, क्या तुम्हें समय याद है? नहीं मोसिए, बात यह है कि मैं सोई हुई थी जब रेल परिचारक ने आकर मुझे बताया। हाँ हाँ, क्या इस तरह तुम्हें बुलवाना आम बात थी? गैर मामूली नहीं था मोसिए। उस भली महिला को अक्सर रात के समय देखभाल की ज़रूरत पड़ती थी। उन्हें ठीक से नींद नहीं आती थी। ठीक, तो तुम्हें बुलावा आया और तुम उठी। फिर तुमने ड्रेसिंग गाउन पहना? नहीं मोसिए, मैंने कुछ कपड़े पहने। मैं ड्रेसिंग गाउन पहनकर रानी साहिबा के पास नहीं जाना चाहूँगी। खैर, इसके बावजूद वो अच्छा सा ड्रेसिंग गाउन है ना, लाल रंग का। क्यों? वो गहरे नीले रंग का फलालेन का ड्रेसिंग गाउन है मोसिए। आह, कहती रहो, मेरी तरफ से छोटी सी चुहल है बस। तो तुम रानी साहिबा के पास गई और वहाँ जाकर तुमने किया क्या? मैंने उनकी मालिश की मोसिए, और फिर मैंने उन्हें पढ़कर सुनाया। मैं अच्छी तरह पढ़कर सुना नहीं पाती, लेकिन रानी साहिबा कहती है कि यह ठीक ही है। उन्हें बेहतर नींद आ जाती है। जब उन्हें नींद आने लगी मोसिए, तब उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। सो मैंने किताब बंद की और अपने कूपे में वापस आ गई। क्या तुम्हें मालूम है उस समय कितना बजा था? नहीं मोसिए। खैर, रानी साहिबा के साथ तुम कितनी देर रही? लगभग आधा घंटा मोसिए। ठीक, आगे बताओ। पहले मैंने रानी साहिबा को अपने कूपे से एक और कंबल ला कर दिया। गर्मी के इंतज़ाम के बावजूद बहुत सर्दी थी। मैंने उन्हें कंबल उड़ाया और उन्होंने मुझे गुड नाइट कहा। मैंने उन्हें थोड़ा सा मिनरल वाटर दिया। फिर मैंने बत्ती बंद कर दी और चली आई। और फिर? और कुछ नहीं है मोसिए, मैं अपने कूपे में आकर सो गई। तुम्हें गलियारे में और कोई नहीं मिला? नहीं मोसिए। तुमने मिसाल के लिए किसी महिला को लाल किमोनो में तो नहीं देखा जिस पर ड्रैगन बने हुए थे? उनकी मुलायम आंखें पायरों की तरफ उठी। नहीं, वाकई मोसिए, कोई भी वहाँ बाहर नहीं था सिवा कंडक्टर के। सब सो रहे थे। लेकिन तुमने कंडक्टर को तो देखा था? जी मोसिए। वो क्या कर रहा था? वो एक कूपे से बाहर आ रहा था। क्या? मोसिए बोक आगे को झुके। किस कूपे से? हिल्डेगार्ड श्मिट फिर डरी हुई लगी और पायरो ने अपने मित्र पर एक शिकायत भरी नज़र डाली। कुदरती तौर पर कंडक्टर को अक्सर रात के समय घंटी बजने पर जाना पड़ता है, वे बोले। क्या तुम्हें याद है कौन सा कूपे था? वो डिब्बे के लगभग बीचों बीच था मोसिए, रानी साहिबा के कूपे से 2 या 3 दरवाजे आगे। हमें बताओ ठीक ठीक, ये कहा था और क्या हुआ? वो लगभग मुझसे टकरा गया था मोसिए। ये तब की बात है जब मैं अपने कूपे से कंबल लेकर रानी साहिबा के पास जा रही थी। ओह, वो एक कूपे से बाहर आया और लगभग आपसे टकरा गया। किस दिशा में जा रहा था वो? मेरी तरफ मोसिए। उसने माफ़ी मांगी और गलियारे में डाइनिंग कार की तरफ आगे बढ़ गया। एक घंटी बजने लगी, लेकिन मेरे ख्याल में उसने उसका जवाब नहीं दिया।
वह रुकी और बोली, मैं समझ नहीं पाती कैसे हुआ कि। पायरो ने तसल्ली बख्श लहजे में बात की। वक्त वक्त की बात है, उन्होंने कहा। तब रोज़ के नियम का मामला है। लगता है इस बेचारे कंडक्टर पर काफ़ी भाग दौड़ रही है। पहले तुम्हें जगाना, फिर घंटियों का जवाब देना। यह वही कंडक्टर नहीं था जिसने मुझे जगाया था मोसिए, ये कोई दूसरा था। आह, कोई दूसरा? क्या तुमने उसे पहले देखा था? नहीं मोसिए। आह, तुम्हारे ख्याल में अगर तुम उसे देखो तो क्या उसे पहचान लोगी? मैं ऐसा ही सोचती हूँ मोसिए। पायरो ने मोसिए बोक के कान में बुदबुदा कर कुछ कहा, फिर वे उठे और कोई आदेश देने के लिए दरवाजे तक गए। पायरो ने अपने सवाल उसी इत्मीनान भरे दोस्ताना लहजे में जारी रखे। क्या तुम कभी अमेरिका गई हो फ्राउ श्मिट? कभी नहीं मोसिए, वो ज़रूर उम्दा देश होगा। शायद तुमने सुना है कि यह जो आदमी मारा गया है वो दरअसल कौन था, कि वो एक छोटी सी बच्ची की मौत के लिए ज़िम्मेदार था। हाँ, मैंने सुना है मोसिए, बहुत बुरा काम था, शैतानी। परमात्मा को चाहिए कि ऐसे काम न होने दे। जर्मनी में हम लोग इतने बुरे नहीं हैं। औरत की आंखों में आंसू छलक आए थे। उसके अंदर की माँ जाग गई थी। वो सचमुच राक्षसी काम था, पायरो ने गंभीर स्वर में कहा। उन्होंने सूती कपड़े का टुकड़ा अपनी जेब से खींचा और उसे थमाया। कि ये तुम्हारा रुमाल है फ्राउ श्मिट? पल भर की खामोशी छा गई, जिस बीच वह उस कपड़े को परखती रही। मिनट भर बाद उसने नज़र उठाई। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली थी। नहीं मोसिए, ये मेरा नहीं है। इस पर तुमने देखा एच अक्षर कड़ा है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारा है। मोसिए, ये किसी ऊंची महिला का रुमाल है, बहुत महंगा रुमाल, हाथ की कढ़ाई वाला। मैं तो कहूँगी कि पेरिस से लिया गया है। ये तुम्हारा नहीं है और तुम नहीं जानती कि ये किसका है। मैं नहीं मोसिए। तीनों सुनने वालों में से सिर्फ पायरो ने उसके स्वर की हल्की सी झिझक के मतलब पर गौर किया था। मोसिए बोक ने उनके कान में कुछ कहा। पायरो ने सिर हिलाया और उस औरत से बोले, स्लीपिंग कार के तीनों कंडक्टर अंदर आ रहे हैं। क्या तुम उन्हें देखकर बताओगी कि इनमें से किसे तुमने देखा था जब तुम कंबल लेकर रानी साहिबा की तरफ जा रही थी? तीनों आदमी अंदर आए। पियर मिशेल, एथेंस पेरिस डिब्बे का बड़ा सुनहरे बालों वाला कंडक्टर और बुखारेस्ट वाले डिब्बे का भारी भरकम कंडक्टर। हिल्डेगार्ड श्मिट ने उनकी तरफ देखा और फौरन अपना सिर हिला दिया। नहीं मोसिए, वो बोली, इनमें से कोई भी वो आदमी नहीं जिसे मैंने कल रात देखा था। लेकिन रेलगाड़ी पर यही 3 कंडक्टर है, तुमसे भूल हुई होगी। मुझे पक्का विश्वास है मोसिए, ये सभी लंबे बड़े आदमी हैं। जिस आदमी को मैंने देखा था वो छोटा और सांवला था, उसकी छोटी सी मुश्त थी। जब उसने माफ़ कीजिए कहा था तो उसकी आवाज़ औरत की जैसी कमज़ोर थी। सच, मुझे वो अच्छी तरह याद है मोसिए। और तो किसी आवाज़ वाला छोटा सा सांवला आदमी, मोसिए बोक ने कहा। तीनों कंडक्टर और हिल्डेगार्ड श्मिट वापस भेजी जा चुकी थी, लेकिन मुझे इस सब का कुछ सिर पैर नहीं समझ आ रहा, रत्ती भर नहीं। यह दुश्मन जिसका रैचेट ने जिक्र किया वो फिर इसी गाड़ी पर था आखिरकार। लेकिन अब वो कहाँ है? हवा में कैसे गायब हो गया होगा? मेरा सिर तो चकरा रहा है। कुछ कहो मेरे दोस्त, मेरी विनती है तुमसे, दिखाओ मुझे कि असंभव कैसे संभव हो सकता है। यह अच्छा फिक्रा है, पायरो ने कहा। असंभव तो हुआ नहीं होगा, इसीलिए असंभव ही संभव हो सकता है, भले ही नज़र जो भी आ रहा हो। तुम मुझे जल्दी से समझा कर बताओ कि कल रात रेलगाड़ी पर दरअसल हुआ क्या। मैं जादूगर नहीं हूँ मित्र, मैं तुम्हारी तरह बहुत चकराया हुआ आदमी हूँ। यह मामला बड़े अजीब ढंग से आगे बढ़ रहा है। बढ़ तो बिल्कुल नहीं रहा है, वही का वही खड़ा है। पायरो ने सिर हिलाया। नहीं, ये सच नहीं है। हम पहले से आगे बढ़े हैं, हमें कुछ बातें मालूम हैं। हमने मुसाफिरों की गवाहियाँ सुन ली है और उससे हमें क्या पता चला? कुछ भी नहीं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा दोस्त, मैं बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूँ। शायद वो अमरीकी हार्डमैन और ये जर्मन नौकरानी, हाँ, इन्होंने हमारी जानकारी में कुछ जोड़ा है। कहने का मतलब उन्होंने मामले को जितना वह था उससे ज़्यादा अबुझ बना दिया है। नहीं, पायरो ने तसल्ली देते हुए कहा। मोसिए बोक उनकी तरफ मुखातिब हुए। तब बोलो, हम भी हरक्यूल पायरो की ज्ञान भरी बातें सुने। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि मैं भी आप ही की तरह बहुत चकराया हुआ आदमी हूँ? लेकिन कम से कम हम अपनी समस्या का सामना कर सकते हैं। जो भी जानकारी हमारे पास है उसे हम कायदे और तरतीब से सजा सकते हैं। जारी रहिए मोसिए, सर कॉन्स्टेंटाइन ने कहा। पायरो ने गला साफ किया और ब्लॉटिंग पेपर के एक टुकड़े की शिकन दूर की। आइए इस मामले पर जहाँ यह इस समय खड़ा है एक नज़र डालें। पहली बात, कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन पर बहस नहीं हो सकती। आदमी रैचेट या कैसेटी को 12 बार चाकू भोंका गया और वह कल रात मर गया। यह है पहला सच। मान लिया, हमने मान लिया मेरे मित्र, मोसिए बोक ने हल्के से व्यंग से कहा।
हल्क्यूल पायरो विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत भाव से बात जारी रखी। मैं नज़र आने वाली कुछ अजीब सी बातों को छोड़कर आगे बढ़ूंगा, जिन पर डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन और मैं पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जल्दी ही मैं उनका जिक्र करूंगा। मेरे दिमाग में अगला महत्वपूर्ण तथ्य है जुर्म का समय। यह भी तो उन थोड़ी सी बातों में है जो हम जानते हैं, मोसियो बोग ने कहा। जुर्म आज भोर से पहले रात के 1:15 बजे हुआ। हर चीज़ इसी तरफ इशारा कर रही है। हर चीज़ नहीं, आप बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। अलबत्ता इस नज़रिए के समर्थन में काफ़ी कुछ सबूत है। मुझे खुशी है कि तुम कम से कम यह तो स्वीकार करते हो। टोका टाकी से अविचलित पायरो आगे बोलते गए। हमारे सामने 3 संभावनाएं हैं। एक, कि जुर्म जैसा आप कह रहे हैं 1:15 बजे हुआ। इसका समर्थन वह जर्मन औरत हिल्डेगार्ड श्मिट करती है। ये डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन के सबूत से मेल खाता है। संभावना 2, जुर्म और बाद में किया और घड़ी के सबूत में जानबूझकर हेराफेरी की गई। संभावना 3, जुर्म पहले किया गया और सबूत में ऊपर वाले कारण ही हेराफेरी की गई। अगर हम पहली संभावना को मानें कि यह बहुत करके घटित हुई होगी और जिसके समर्थन में सबसे अधिक सबूत है, तो हमें उसे निकल कर आने वाले किन्हीं तथ्यों को भी स्वीकार करना होगा। पहली बात तो यही है कि अगर जुर्म 1:15 बजे किया गया था, हत्यारा गाड़ी छोड़कर नहीं गया हो सकता। और तब सवाल उठता है, कहाँ है वह और कौन है वह? शुरू करने के तौर पर आइए सबूत को सावधानी से जांचें। हमें इस आदमी, औरतों जैसी आवाज़ वाले छोटे से सांवले आदमी के अस्तित्व का पता हार्डमैन से चलता है। वो कहता है कि रैचेट ने उसे उस आदमी के बारे में बताया था और इस आदमी की ताक में रहने के लिए भाड़े पर रखा था। इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं है। हमारे पास बस हार्डमैन का दिया गया बयान है। इस सवाल को भी जांचिए, क्या हार्डमैन वही आदमी है जो होने का दिखावा कर रहा है? न्यूयॉर्क की एक डिटेक्टिव एजेंसी में काम करने वाला जासूस। मेरे दिमाग को इस मामले की जो सबसे दिलचस्प बात लगती है वह यह है कि हमारे पास वैसी एक भी सुविधा नहीं है जो पुलिस के पास होती है। हम इनमें से किसी भी व्यक्ति की असलियत की तफ्तीश नहीं कर सकते। हमें पूरी तरह नतीजे निकालने पर निर्भर करना होगा। यह मेरी नज़र में मामले को कहीं ज़्यादा दिलचस्प बना देता है। कोई खानापुरी वाला काम नहीं, मामला अकल का है। मैं खुद से पूछता हूँ, क्या हम हार्डमैन के बारे में उसके अपने बयान को स्वीकार कर सकते हैं? मैं अपने आप फैसला करता हूँ और जवाब देता हूँ, हाँ। मेरी तो यही राय है कि हम हार्डमैन के बारे में उसके अपने बयान को स्वीकार कर सकते हैं। सहज ज्ञान पर भरोसा करते हैं, जिसे अमरीकी खुटका कहते हैं, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ने कहा। बिल्कुल नहीं, मैं संभावनाओं पर विचार करता हूँ। हार्डमैन जाली पासपोर्ट पर यात्रा कर रहा है। वह उसे फौरन शक का निशाना बना देगा। जो पहला काम पुलिस इस मौके पर पहुंचते ही करेगी, वह हार्डमैन को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क तार भेजना होगा कि अपने बारे में उसका बयान सही है या नहीं। बहुत से यात्रियों के सिलसिले में उनकी असलियत का पता लगाना कठिन होगा। बहुत से मामलों में इसकी कोशिश ही नहीं की जाएगी, खास तौर पर जब उनके साथ कोई शक शुबे वाला मामला जुड़ा ही नहीं होगा। लेकिन हार्डमैन के मामले में साफ है, या तो वह आदमी वही है जो वह होने का दावा कर रहा है या नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ सही साबित होगा। आप उसे शक से बरी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आप मुझे गलत समझे। मेरी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से किसी भी अमेरिकी जासूस के पास रैचेट की हत्या करने के अपने कारण हो सकते हैं। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ कि हम हार्डमैन के बारे में उसके अपने बयान को स्वीकार कर सकते हैं। तब ये कहानी जो बताता है कि रैचेट ने उससे संपर्क करके उसे भाड़े पर रखा, नामुमकिन नहीं है। और हालांकि बिल्कुल निश्चित तौर पर नहीं, मगर बहुत करके सही है। अगर हम उसे सच्ची मानने जा रहे हैं तो हमें देखना होगा कि क्या उसकी कोई तस्दीक भी हो रही है। हमें वह एक बिल्कुल ही नामुमकिन जगह पर मिलती है। हिल्डेगार्ड श्मिट की गवाही में जिस आदमी को उसने कंडक्टर की वर्दी में देखा, उसका जो हुलिया उसने बताया वो बिल्कुल मेल खाता है। क्या इन 2 कहानियों की और भी तस्दीक है? हाँ है। वह बटन है जो श्रीमती हबर्ड को अपने कूपे में मिला है। और एक और तस्दीक बयान है जिस पर आपने शायद गौर न किया हो। वह क्या है? यह तथ्य कि कर्नल आर्बतनॉट और हेक्टर मैक्वीन दोनों ने जिक्र किया है कि कंडक्टर उनके कूपे के सामने से गुजरा था। उन्होंने इस तथ्य को कोई महत्व नहीं दिया। लेकिन सज्जनों, पियर मिशेल ने दावा किया है कि उसने कुछ निश्चित अवसरों को छोड़कर अपनी सीट नहीं छोड़ी, जिनमें से कोई भी अवसर उसे डिब्बे के दूसरे छोर पर उस कूपे को पार करते हुए नहीं ले जाने वाला था जिसमें आर्बतनॉट और मैक्वीन बैठा हुआ था। लिहाजा ये कहानी कंडक्टर की वर्दी में औरतों जैसी आवाज़ वाले छोटे से सांवले आदमी की कहानी सीधे सीधे या परोक्ष रूप से 4 गवाहों के बयान पर टिकी है। एक छोटा सा नुक्ता, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ने कहा, हिल्डेगार्ड श्मिट की कहानी सच है,
तो यह कैसे हुआ कि असली कंडक्टर ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि जब वह श्रीमती हबर्ड के बुलावे पर आया था तब उसने हिल्डेगार्ड को देखा था? ये तो साफ है मेरे ख्याल से। जब वह श्रीमती हबर्ड के बुलावे पर आया, नौकरानी अपनी मालकिन के पास थी। जब वह आखिरकार अपने कूपे में वापस गई तो कंडक्टर श्रीमती हबर्ड के पास कूपे के भीतर था। मोसिए बोक बड़ी कठिनाई से उनके ख़त्म कर लेने का इंतज़ार कर रहे थे। हाँ 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 मेरे दोस्त, वे अधीरता से पायरो को मुखातिब करके बोले। लेकिन तुम्हारी सतर्कता, एक एक कदम आगे बढ़ने के तुम्हारे कायदे की तारीफ करते हुए भी मैं कहता हूँ तुमने अभी तक मतलब की बात को छुआ तक नहीं है। हम सब सहमत हैं कि इस आदमी का वजूद है। सवाल यह है वह गया कहाँ? पायरो ने झिड़कने के अंदाज में सिर हिलाया। आप गलती कर रहे हैं। घोड़े को गाड़ी की बजाय पिछाड़ी बांध रहे हैं। इससे पहले कि मैं खुद से पूछूं ये आदमी कहाँ गायब हो गया, मैं खुद से पूछता हूँ क्या ऐसा आदमी सचमुच था भी? क्योंकि देखे आप, अगर यह आदमी बनावटी था, कल्पना की उपज था, तो उसे गायब करवाना कितना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए मैं सबसे पहले यह तय करने की कोशिश करता हूँ कि क्या सचमुच हार्ड मास का ऐसा आदमी था भी। और अब यह तय कर लेने के बाद कि वह है, बताओ कहाँ है वह अब? इसके दो ही जवाब है मेरे मित्र। या तो वह रेलगाड़ी पर ऐसी किसी असाधारण सूझबूझ वाली जगह छिपा हुआ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, या फिर वह जैसा कोई कहे दो लोग हैं, यानी वह खुद जिस आदमी से मिस्टर रेचेट को डर था और रेलगाड़ी का कोई मुसाफिर इतनी अच्छी तरह भेष बदले कि मिस्टर रेचेट उसे पहचान नहीं पाए। हाँ ये तो एक ख्याल है, मोसिए बोक ने कहा। उनका चेहरा आलोकित हो उठा, लेकिन उस पर फिर से बादल छा गए। लेकिन एक ऐतराज़ है। पायरो ने उनके मुंह की बात छीन ली। आदमी का कद, क्या आप यही कहने वाले थे मिस्टर रेचेट कि निजी सेवक को छोड़कर बाकी सभी मुसाफिर बड़े डील डॉल के लोग हैं? इतालवी कर्नल आर्बतनॉट, हेक्टर मैक्वीन, काउंट आंद्रेनी। खैर, इससे हमारे पास निजी सेवक बचता है। कोई बहुत संभावित अनुमान नहीं, लेकिन एक और संभावना है। याद कीजिए, औरतों जैसी आवाज़। ये हमारे सामने कोई विकल्प पेश करता है। वह आदमी औरत का भेष बनाए हैं, या इसके विपरीत वह सचमुच औरत हो सकती है। मर्दों का लिबास पहने लंबी औरत भी छोटी लगेगी, लेकिन निश्चय ही रेचेट को पता रहा होगा। शायद वह जानता था भी। शायद पहले भी इस औरत ने अपने मकसद को बेहतर तौर पर पूरा करने के लिए मर्दों का लिबास पहनकर उसकी जान लेने की कोशिश की थी। हो सकता है रेचेट ने भाप लिया हो कि वह फिर यही चाल चलेगी, इसलिए हार्डमैन से मर्द की ताक में रहने को कहता है, लेकिन वह औरतों जैसी आवाज़ का बहरहाल जिक्र करता है। यह एक संभावना है, मोसिए बोक बोले। लेकिन सुनिए मित्रवर, मेरा ख्याल है अब मुझे आपको उन असंगतियों के बारे में बता देना चाहिए जिन पर डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन का ध्यान गया था। उन्होंने विस्तार से उन नतीजों का जिक्र किया जिन तक वे और डॉक्टर मरे हुए आदमी के जख्मों की प्रकृति के आधार पर पहुंचे थे। मोसिए बोक ने कराहकर फिर से अपना सिर हाथों में पकड़ लिया। मुझे मालूम है, मुझे ठीक ठीक मालूम है आप कैसा महसूस कर रहे हैं, पायरो ने हमदर्दी से कहा। सिर चक्कर घिन्नी खा रहा है ना? ये सारा किस्सा कपोल कल्पना है, मोसिए बोक चिल्लाए। ठीक है, ये बेतुका है, असंभव है, हो नहीं सकता। ऐसा ही मैंने भी कहा है। फिर भी मेरे दोस्त, है तो यही, हम तथ्यों से नहीं भाग सकते। ये पागलपन है ना? ये ऐसा पागलपन है कि कभी कभी मुझ पर यह एहसास हावी हो जाता है कि दरअसल ये बहुत सीधा सरल होगा, लेकिन यह तो मेरे नन्हे विचारों में से एक ही है। 2 हत्यारे, मोसिए बोक कराहे, और ओरिएंट एक्सप्रेस पर। इस ख्याल ही से विरुआ से हो उठे। और अब आइए इस कपोल कल्पना को और भी अद्भुत बना दे। पायरो चहक कर बोले। पिछली रात रेलगाड़ी पर 2 रहस्यमय अजनबी है। एक तो वह कंडक्टर है जिसका हुलिया वैसा ही है जैसा मिस्टर हार्डमैन ने हमें बताया, और जिसे हिल्डेगार्ड, श्मिट, कर्नल आर्बतनॉट और मैक्वीन ने देखा। एक औरत भी है, लाल किमोनो में, लंबी छरहरी औरत, जिसे पियर मिशेल, मिस डेबनहैम, मोसिए मैक्वीन और मैंने देखा, और जिसकी गंध मैं कह सकता हूँ कर्नल आर्बतनॉट को भी आई। कौन थी वह? गाड़ी पर किसी ने और नहीं कहा है कि उसके पास लाल किमोनो है। वह भी गायब हो गई है। क्या वह और नकली कंडक्टर एक थे, या वह कोई अलग ही शख्सियत थी? कहाँ है वे ये दोनों? और लगे हाथ कहाँ है कंडक्टर की वर्दी, लाल किमोनो? आह, ये तो कुछ निश्चित और ठोस सा है। मोसिए बोक आतुरता से उछल कर खड़े हो गए। हमें सभी मुसाफिरों के सामान की जांच करनी चाहिए। हाँ, ये होगा कुछ। पायरो भी उठे। मैं एक भविष्यवाणी करूँगा, वे बोले। तुम्हें पता है वे कहाँ है? एक नन्हा सा विचार है। कहाँ? बताओ तो।
आपको लाल किमोनो मर्दों में से किसी एक के सामान में मिलेगा और कंडक्टर की वर्दी हिल्डेगार्ड श्मिट के सामान में। हिल्डेगार्ड श्मिट? तुम्हारा ख्याल है वह नहीं जो आप सोच रहे हैं। इसे यूँ कहूँगा, अगर हिल्डेगार्ड दोषी है तो संभव है वर्दी उसके सामान में मिले, लेकिन अगर वह निर्दोष है तो निश्चय ही वह वहाँ मिलेगी। लेकिन मोसिए बोक ने बात शुरू की, फिर रुक गए। ये आवाज़ कैसी है जो इस तरफ आ रही है? वे चिल्लाए। लगता है कोई रेल इंजन चला आ रहा है। आवाज़ नज़दीक आई। उसमें तीखी चीखें और किसी औरत की आवाज़ में प्रतिवाद के स्वर थे। डाइनिंग कार के अंत में जो दरवाज़ा था वह भड़ाक से खुला। श्रीमती हबर्ड झपाटे से अंदर आई। कितना भयानक है, वे चिल्लाई। बहुत भयानक है। मेरे नहाने वाले झोले में बड़ा सा छुरा खून में सना। और अचानक आगे को लड़खड़ाते हुए वे बेहोश होकर मोसिए बोक के कंधे पर जा गिरी। बहादुरी से ज़्यादा और दम के बल पर मोसिए बोक ने बेहोश होती महिला का सिर मेज पर टिकाते हुए लिटा दिया। डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ने रेस्तरां के एक सेवक को आवाज़ दी जो भागता हुआ आया। इनका सिर ऐसे रखो, डॉक्टर ने कहा। अगर इन्हें होश आ जाए तो इन्हें थोड़ी सी ब्रांडी देना, समझे? फिर वे बाकी दोनों के पीछे लपक लिए। उनकी दिलचस्पी पूरी तरह जुर्म में थी। बेहोश होती अधेड़ महिला में उन्हें रत्ती भर दिलचस्पी नहीं थी। संभव है कि श्रीमती हबर्ड इन तरीकों से कुछ जल्दी ही होश में आ गई, जितना कि वे वैसे न आ पाती। कुछ मिनट बाद वे उठकर रेस्टोरेंट के सेवक के द्वारा पेश किए गए गिलास से ब्रांडी की चुस्कियाँ लेते हुए एक बार फिर बातें करने लगी थी। मैं बता नहीं सकती कितना भयानक था। मुझे नहीं लगता कि इस रेलगाड़ी पर कोई मेरी भावनाओं को समझ सकता है। बचपन से ही मैं बहुत बहुत जज्बाती रही हूँ। खून को महज देखना ही, उफ! अरे, उसके बारे में सोचते ही अब भी जाने दिल को क्या होने लगता है। सेवक ने दोबारा गिलास पेश किया। एक और ले लीजिए मैडम। तुम्हारे ख्याल में ये ठीक होगा? मैंने तो ज़िंदगी भर शराब को हाथ नहीं लगाया। मेरा पूरा परिवार इस सब से दूर रहा है। फिर भी चूँकि ये तो दवा के तौर पर ली जा रही है। उन्होंने एक बार फिर चुस्की भरी। इस बीच पायरो और मोसिए बोक और उनके ठीक पीछे पीछे डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन डाइनिंग कार से निकलकर इस्तंबुल वाले डिब्बे के गलियारे के साथ साथ श्रीमती हबर्ड के कूपे की ओर तेज़ी से बढ़ गए थे। दरवाजे के बाहर ऐसा लगता था कि गाड़ी का हर मुसाफिर आकर इकट्ठा हो गया है। कंडक्टर चेहरे पर परेशानी का भाव लिए उन्हें पीछे रख रहा था। मेहरबानी करके यहाँ भीड़ न लगाइए, उसने कहा और अपनी बात को कई भाषाओं में दोहराया। ज़रा मुझे निकल जाने दीजिए, मोसिए बोक ने कहा। अपने भारी भरकम शरीर को रुकावट पैदा करने वाले मुसाफिरों की भीड़ में से खींचकर निकालते हुए वे कूपे के अंदर दाखिल हुए। पायरो उनके ठीक पीछे पीछे थे। मुझे खुशी है कि आप आ गए हैं मोसिए, कंडक्टर ने राहत की सांस लेते हुए कहा। हर कोई अंदर आने की कोशिश करता रहा है और उन्हें अमेरिकी महिला, ऐसी चीख पुकार उन्होंने मचाई, ईश्वर बचाए। मुझे तो लगा उनकी भी हत्या हो गई है। मैं भागता आया और वे वहाँ खड़ी किसी पागल औरत की तरह चीख रही थी। चिल्लाई कि उन्हें आपको यहाँ लाना था और वे चल दी थी, अपनी आवाज़ की पूरी बुलंदी से चीखती हुई और हर किसी को जिसके कूपे के आगे से वे गुजरी ये बताती हुई कि क्या हुआ था। उसने आगे हाथ की एक हरकत के साथ आगे कहा, वह अंदर है वहाँ, मैंने उसे छुआ नहीं है। अगले कूपे में खुलने वाले दरवाजे के हैंडल से रबड़ का एक बड़ा सा चारखाने का नहाने का झोला लटका हुआ था। उसके नीचे फर्श पर ठीक वही जहाँ वह श्रीमती हबर्ड के हाथ से गिर गई थी, सीधे फल वाली एक कटार पड़ी हुई थी। सस्ते किस्म की पूर्वी कटार की नकल, नक्काशीदार मूठ और नुकीले फल वाली। फल पर कुछ दाग थे जो जंग जैसे लगते थे। पायरो ने नज़ाकत से उसे उठाया। हाँ, वे बुदबुदाए, इसमें कोई भूल नहीं है, ये हमारा खोया हुआ हथियार ही है। क्या ख्याल है डॉक्टर? डॉक्टर ने भी उसे परखा। बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं, पायरो बोले। उस पर श्रीमती हबर्ड के अलावा और किसी की उंगलियों के निशान नहीं होंगे। कॉन्स्टेंटाइन की जांच परख में समय नहीं लगा। यही हथियार है, उसने कहा। उनमें से कोई भी घाव इससे हो सकता था। मेरा अनुरोध है मित्र, ऐसा मत कहो। डॉक्टर चकित जान पड़ा। पहले ही हम पर संयोगों का भारी बोझ है। 2 लोग मिस्टर रैचेट को कल रात चाकू भोंकने का फैसला करते हैं। यह कुछ ज़्यादा ही अच्छा है कि दोनों एक ही हथियार चुनते हैं। उस सिलसिले में संयोग शायद उतना बड़ा नहीं जान पड़ता, डॉक्टर ने कहा। ऐसी हज़ारों नकली पूर्बिया कटारें कुस्तुनतुनिया के बाज़ारों में बिकने के लिए भेज दी जाती है। इससे मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिली है, मगर थोड़ी ही, पायरो ने कहा। उन्होंने अपने सामने के दरवाजे को कुछ सोचते हुए देखा, फिर नहाने के झोले को उठाकर उससे अलग किया और हत्थे को आजमाया। दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। हत्थे से लगभग 1 फुट ऊपर दरवाजे की चिटकनी भी। पायरो ने चिटकनी नीचे की और फिर कोशिश की, लेकिन तब भी दरवाज़ा बंद का बंद रहा। हमने इसे दूसरी तरफ से चिटकनी लगाकर बंद किया था, याद है?
डॉक्टर ने कहा। सही है, पायरो ने खोए खोए अंदाज में कहा। वे किसी और बात के बारे में सोचते जान पड़ते थे। उनकी भवों में लकीरें थी, मानो वे चकराए हुए से हो। ये तो ठीक बैठता है ना, मोसियो बुक ने कहा। वह आदमी इस कुपे से होकर गुजरता है, जैसे ही वह बीच का दरवाज़ा अपने पीछे बंद करता है, उसका हाथ झोले को छू जाता है। उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधता है और वह जल्दी से खून सना छुरा इसके अंदर सरका देता है। फिर बिल्कुल बेखबर कि उसने श्रीमती हबर्ड को जगा दिया है, वह दूसरे दरवाजे से गलियारे में निकल जाता है। जैसा आप कहे, पायरो बुदबुदाए, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन वह चकराया हुआ भाव उनके चेहरे से गया नहीं। पर क्या बात है, मोसियो बुक ने पूछा। कुछ है ना, जो तुम्हें संतुष्ट नहीं कर रहा है? पायरो ने एक तेज़ निगाह उनकी ओर डाली। वही बात आपको नहीं सूझ रही? नहीं, जाहिर है नहीं। खैर, छोटी सी बात है। कंडक्टर ने कूपे में झांका। अमरीकी महिला वापस आ रही है। डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन के चेहरे पर अपराध भाव झलक रहा था। उन्होंने ऐसा वे महसूस कर रहे थे। श्रीमती हबर्ड के साथ लापरवाही बरती थी, लेकिन उनके पास डॉक्टर से करने को कोई शिकायत नहीं थी। उनकी सारी ऊर्जा एक और ही मामले में लगी हुई थी। मैं एक बात सीधे सीधे कह रही हूँ, उन्होंने दरवाजे पर पहुँचते ही हाफते हुए कहा। मैं इस कूपे में अब और नहीं रहने जा रही। अरे अगर आप मुझे 1,00,000 रुपये भी दे तो भी मैं इसमें सफ़र नहीं करने वाली। लेकिन मैडम, मैं जानती हूँ आप क्या कहने जा रहे हैं, और मैं आपको यही इसी दम बता रही हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अरे मैं सारी रात गलियारे में बैठे बैठे काट दूंगी। वे रोने लगी। अरे अगर मेरी बेटी को पता भर चल जाए, अगर वह मुझे इस हालत में देख भर लेती। अरे, पायरो ने दृढ़ता से उन्हें टोका। आपको गलतफहमी है मैडम, आपकी फरमाइश बिल्कुल वाजिब है। आपका सामान फ़ौरन दूसरे कूपे में रख दिया जाएगा। श्रीमती हबर्ड ने अपना रुमाल नीचे कर लिया। ऐसा? मुझे तो इतने भर से अच्छा महसूस होने लगा। लेकिन गाड़ी तो यकीनन पूरी भरी हुई है। अलबत्ता अगर कोई सज्जन। मोसियो बोक अब बोले, आपका सामान इस डिब्बे से ही बाहर ले जाया जाएगा। आपको अगले डिब्बे में, जो बेलग्रेड से गाड़ी में जुड़ा है, एक कूपे मिलेगा। अरे ये तो बहुत बढ़िया है। मैं उन औरतों में नहीं हूँ जो जरा जरा सी बात पर घबरा जाती है। लेकिन एक मरे हुए आदमी के बगल वाले कूपे में सोना, उन्होंने झुरझुरी ली। मैं तो पगला जाऊंगी। मिशेल, मोसियो बोक ने आवाज़ दी, इस सब सामान को हटाकर एथेंस से पेरिस जाने वाले डिब्बे में किसी खाली कूपे में रख दो। जी मोसिए, इसी जैसा जो है, नंबर 3? नहीं। इससे पहले कि उनके मित्र जवाब दे पाते, पायरो ने कहा, मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि मैडम को बिल्कुल अलग नंबर का कूपे दिए जाए। मिसाल के लिए नंबर 12। बहुत अच्छा मोसिए। कंडक्टर ने सामान उठाया। श्रीमती हबर्ड कृतज्ञता से पायरो की तरफ मुड़ी। आपकी बहुत मेहरबानी है, यकीन मानिए, मैं बहुत आभारी हूँ। इसका जिक्र भी मत कीजिए मैडम, हम आपके साथ आएंगे और ये पक्का करेंगे कि आपको वहाँ आराम से बैठा दिया गया है। तीनों आदमी श्रीमती हबर्ड के साथ उनकी नई रिहाइश में पहुँचे। श्रीमती हबर्ड ने खुशी से अपने चारों तरफ देखा। ये ठीक है, ठीक लगा आपको मैडम? देखिए, ये ठीक वैसा ही कूपे है जैसा आप छोड़ कर आई है। सही कहा, पर इसका मुंह दूसरी तरफ है। मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गाड़ियाँ पहले एक तरफ जाती है, फिर दूसरी तरफ। मैंने अपनी बेटी से कहा, मैं ऐसा डिब्बा चाहती हूँ जिसका मुंह इंजन की तरफ हो। और वह बोली, अरे मामा, ये तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर तुम एक दिशा में जाते हुए सोओगी, तब जब तुम जागोगी गाड़ी दूसरी तरफ जा रही होगी। और यह बिल्कुल सच था जो उसने कहा। अरे कल हम एक तरफ से बेलग्रेड में दाखिल हुए थे और दूसरी तरफ से निकले थे। बहरहाल मैडम, अब आप काफ़ी खुश हैं और संतुष्ट है ना? खैर, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी। यहाँ हम बर्फ़ में फंसे हुए हैं और कोई इस बारे में कुछ नहीं कर रहा है, और मेरा जहाज़ परसों रवाना हो रहा है। मैडम, मोसियो बोक ने कहा, हम सब इस मामले में साथ साथ फंसे हैं, हम में से हर एक। खैर, ये सही है, श्रीमती हबर्ड ने स्वीकार किया, लेकिन और किसी के कूपे से होकर आधी रात को कोई हत्यारा नहीं निकलता। जो बात मुझे अब भी हैरान कर रही है मैडम, पायरो ने कहा, वह यह कि वह आदमी आपके कूपे में कैसे दाखिल हुआ। अगर बीच के दरवाजे की चिटखनी लगी हुई थी जैसा आपने बताया, आपको यकीन है चिटखनी लगी थी? अरे उस स्वीडी महिला ने मेरे सामने उसे परखा था। उस छोटे से दृश्य को एक बार फिर देखें। आप बिस्तर पर लेटी हुई थी ऐसे, और आप खुद नहीं देख सकती थी। आप कहती है, नहीं, उस नहाने वाले झोले की वजह से। लो, मुझे एक नया झोला लेना पड़ेगा, इसे देखकर तो मेरा दिल ख़राब होने लगता है। पायरो ने झोला उठाया और उसे दूसरे कूपे में खुलने वाले दरवाजे के हत्थे पर टांग दिया। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, वे बोले, चिटखनी हत्थे के ठीक नीचे है। झोला उसे ढक लेता है। आप जहाँ लेटी थी वहाँ से उसे नहीं देख सकती थी कि चिटखनी लगी है या नहीं।
अरे यही तो मैं आपको बता रही हूँ। और स्वीडी महिला मिस ओसन ऐसे खड़ी हुई आपके और दरवाजे के बीच। उन्होंने उसे आजमाया और आपसे कहा कि चिटखनी लगी है। हाँ ऐसा ही हुआ। तो भी मैडम हो सकता है उनसे भूल हुई हो। आप समझी मैं क्या कह रहा हूँ। पायरो समझाने के लिए व्यग्र जान पड़े। चिटखनी तो ज़रा सा धातु का बाहर को निकला टुकड़ा है। ऐसे दाई ओर मुड़ा हो तो दरवाज़ा बंद है, सीधा छोड़ दिया जाए तो खुला है। संभव है उन्होंने सिर्फ दरवाजे को धकेला हो और चूंकि वह दूसरी तरफ से बंद था उन्होंने मान लिया हो कि आपकी तरफ से भी चिटकनी लगी है। खैर तब तो मैं कहूँगी कि यह उसकी बेवकूफ़ी थी। मैडम जो सबसे भले और नरम दिल होते हैं वे हमेशा सबसे अक्लमंद नहीं होते। ये तो खैर देखा गया है। अच्छा ये बताइए मैडम, आप इधर आते हुए और कहीं भी गई थी? नहीं, मैं जहाज़ पर सीधे इस्तंबुल आई और मेरी बेटी के एक मित्र मिस्टर जॉनसन, बेहद प्यारे आदमी, आपको उनसे मिलवाने में मुझे बड़ी खुशी होती। मुझे वहाँ मिले और उन्होंने मुझे पूरा इस्तंबुल घुमाया, जो मुझे बड़ा निराशाजनक शहर लगा। सब जगह टूटता गिरता। और रही बात उन मस्जिदों की और जूतों के ऊपर वे ढीली ढाली चीज़ें चढ़ाने की, थी मैं आप बता रही थी कि मिस्टर जॉनसन आपसे मिले। हाँ हाँ वही। और उन्होंने मुझे स्मरता के लिए एक फ्रांसीसी डाक ले जाने वाली नाव पर सवार करा दिया। पर घाट पर मेरी बेटी के पति इंतज़ार कर रहे थे। क्या कहेंगे वे जब इस सब के बारे में सुनेंगे। मेरी बेटी ने कहा था कि यह सबसे सीधा आसान सुरक्षित तरीका होगा, आप बस अपने कूपे में बैठी रहिए, उसने कहा था, और आप पेरिस पहुंच जाइए और वहाँ अमेरिकन एक्सप्रेस आपको मिल जाएगी। और लो, अब मैं अपने जहाज़ का टिकट रद्द कराने के सिलसिले में क्या करूं? ये तो बहुत भयानक है। श्रीमती हबर्ड ने एक बार फिर आंसुओं में फूट पड़ने की निशानियां जाहिर की। पायरो ने, जो इस बीच थोड़ा कसमसा रहे थे, इस मौके को थाम लिया। आपको सदमा पहुंचा है मैडम। डाइनिंग कार के आदमी को हिदायत दी जाएगी कि वो आपको थोड़ी सी चाय और बिस्कुट दे जाए। मेरे ख्याल में मैं चाय की उतनी शौकीन नहीं हूँ, श्रीमती हबर्ड ने रुआसी आवाज़ में कहा। वो तो अंग्रेज़ों की आदत ज़्यादा है। तब कॉफ़ी पीजिए मैडम, आपको कुछ ऐसा चाहिए जो ताकत दे। उस ब्रांडी ने मेरे सिर को कैसा अजीब सा कर दिया है। मेरा ख्याल है थोड़ी सी कॉफ़ी मैं ज़रूर पसंद करूँगी। बढ़िया, आपको अपना जोश तरोताज़ा कर लेना चाहिए। कैसी अजीब सी बात की आपने। लेकिन पहले मैडम थोड़ी सी खानापुरी। आपकी इजाज़त से मैं आपके सामान की जांच करना चाहूँगा। काहे के लिए? हम सभी मुसाफिरों के सामान की पड़ताल शुरू करने वाले हैं। मैं आपको एक नापसंदीदा अनुभव की याद नहीं दिलाना चाहता, पर आपका झोला याद कीजिए। हे भगवान, हाँ हाँ ठीक है, मैं और इस तरह के चौंकाने वाले मामलों को नहीं देखना चाहती। तलाशी जल्दी खत्म हो गई। श्रीमती हबर्ड बहुत थोड़े से सामान के साथ सफ़र कर रही थी। हैड का डिब्बा, सस्ता सा सूटकेस और एक ठूसा हुआ सफरी बैग। तीनों में जो सामान था वह सीधा साधा था और उसकी जांच में कुछ मिनटों से ज़्यादा वक्त न लगता अगर श्रीमती हबर्ड ने यह हट करके विलम्ब न कराया होता कि उनकी बेटी की तस्वीरों को मुनासिब तवज्जो दी जाए, साथ ही दो किसी कदर बदसूरत बच्चों को भी। मेरी बेटी के बच्चे हैं ना होशियार। बहुत सारे असत्य बोलने और श्रीमती हबर्ड को यह सूचित करने के बाद कि वे फौरन आदेश देंगे कि उन्हें कॉफ़ी लाकर दी जाए, पायरो अपने दो मित्रों के साथ वहाँ से मुक्त होकर चलने के काबिल हुए। खैर, हमने एक शुरुआत की और कहीं पहुँच नहीं पाए हैं, मोसियो बोक ने टिप्पणी की। अब हमारी अगली मंजिल कौन सी होगी? मेरे ख्याल में सबसे सीधा और आसान रास्ता यही होगा कि रेलगाड़ी में डिब्बा दर डिब्बा बढ़े। इसका मतलब है कि हम नंबर 16 भले मिस्टर हार्डमैन से शुरू करें। मिस्टर हार्डमैन ने, जो सिगार पी रहे थे, गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। चले आइए सज्जनों, यानी अगर यह किसी तरह मुमकिन हो, इस कूपे में किसी पार्टी के लिए जगह कुछ तंग सी है। मोसियो बोक ने उन्हें अपने आने का मकसद बताया और उस लंबे चौड़े डिटेक्टिव ने समझदारी से सिर हिलाया। यह बिल्कुल मुनासिब है। सच कहूँ तो मैं लगातार ये सोचता रहा कि आप लोगों ने और पहले इस काम को क्यों नहीं किया। बहरहाल, ये रही मेरी चाबी। अगर आपको मेरी जेबों की भी तलाशी लेना चाहे तो आप खुशी से ऐसा कर सकते हैं। क्या मैं अपने बैग वगैरह उतार दूं? ये सब कंडक्टर कर लेगा मिशेल। मिस्टर हार्डमैन के दोनों बैग की तलाशी जल्दी से ले ली गई, सिवाय इसके कि उनमें लाल बरी की बहुत सी बोतलें निकली और कुछ खास नहीं था। मिस्टर हार्डमैन ने आंख मारी। सीमा पर अक्सर वे आपके सामान की तलाशी नहीं लेते, खास तौर पर अगर आप कंडक्टर को पटा ले। मैंने पहले ही तुर्की नोटों की एक गड्डी थमा दी थी और तब से अब तक कोई समस्या नहीं हुई है। और पेरिस में? मिस्टर हार्डमैन ने फिर आंख मारी। जब तक हम पेरिस पहुंचेंगे, वे बोले, इस दारू में से जो कुछ बचेगा वह एक बोतल में आ जाएगा जिस पर शैम्पू लिखा होगा। आप नशाबंदी में विश्वास करने वालों में नहीं हैं मिस्टर हार्डमैन? मोसिए बोक मुस्कुराते हुए बोले। खैर,
मैं यही कह सकता हूँ कि नशाबंदी के कानून से मुझे कभी बहुत परेशानी नहीं हुई। मोसियो बोक ने कहा, जिसे आप स्पिक इजी कहते हैं, गुमटियों में दारू की दुकानें। उन्होंने स्पिक इजी शब्द को सावधानी से कहा, उसका स्वाद लेते हुए। आपके अमेरिकी शब्द कितने अजीब है, कितने अर्थपूर्ण। वे बोले, मैं तो अमेरिका जाना बहुत पसंद करूँगा, पायरो ने कहा। वहाँ आप छलांगे लगाने के कुछ तरीके सीख जाएंगे, हार्डमैन ने कहा। यूरोप को जगाए जाने की ज़रूरत है, यह अभी आधी नींद में है। ये सच है कि अमेरिका प्रगति का देश है, पायरो ने सहमति प्रकट की। ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए मैं अमेरिकियों को पसंद करता हूँ। बस शायद मैं पुराने ख्यालों का हूँ, लेकिन मुझे अमेरिकी महिलाएं अपने देश की महिलाओं से कम आकर्षक लगती है। फ्रांसीसी या बेल्जियम की लड़की चुलबुली, दिलकश, मेरे ख्याल में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हार्डमैन मिनट भर के लिए बर्फ की तरफ देखने के लिए मुड़े। शायद आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर पायरो, वे बोले, लेकिन मेरे ख्याल में हर आदमी को अपने देश की लड़कियां ही सबसे अच्छी लगती है। उन्होंने आंखें झपकी, मानो बर्फ की चौंधियाहट से वे दर्द करने लगी थी। चौंधिया देने वाला नज़ारा है ना, उन्होंने टिप्पणी की। बहरहाल सज्जनों, ये मामला मेरे दिमाग पर चढ़ गया है। हत्या और बर्फ और बाकी सब कुछ और कुछ भी नहीं रहा। बस बैठे रहो और समय काटते रहो। मैं तो किसी चीज़ या किसी आदमी की खोजबीन में अपना समय लगाना चाहूँगा। मुक्की करके आगे बढ़ने का असली पश्चिमी जज्बा है ना, पायरो ने मुस्कुराते हुए कहा। कंडक्टर ने बैग वापस रख दिए और वे अगले कूपे की तरफ बढ़ गए। कर्नल आर्बतनॉट एक कोने में बैठे पाइप पीते हुए कोई पत्रिका पढ़ रहे थे। पायरो ने अपने आने की वजह बताई। कर्नल ने कोई ऐतराज़ नहीं किया। उनके पास 2 भारी सूटकेस थे। मेरा बाकी सामान समुद्री जहाज़ से जा चुका है, उन्होंने सफाई दी। ज़्यादातर फौजियों की तरह कर्नल का सामान करीने से रखा गया था। उनके सामान की तलाशी में कुछ मिनट से अधिक नहीं लगा। पायरो को पाइप साफ करने वालों का एक पैकेट नजर आया। आप हमेशा इसी किस्म के इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने पूछा। आम तौर पर, अगर मुझे मिल जाए तो। पायरो ने समझदारी से सिर हिलाया। ये पाइप साफ करने वाले ठीक वैसे ही थे जैसा मृत व्यक्ति के कूपे के फर्श पर मिला था। जब वे दोबारा गलियारे में बाहर निकल आए तो डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ने इसका जिक्र भी किया। बहरहाल, पायरो बुदबुदाए, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। यह स्वभाव से मेल नहीं खाता, और जब आप यह कह दे तो आपने सब कुछ कह दिया। अगले कूपे का दरवाज़ा बंद था। इसमें रानी ड्रैगोमिरॉफ टिकी हुई थी। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और रानी साहिबा की भारी आवाज़ सुनाई दी। आइए, मोसियो बोक ने ही बात छेड़ी। अपने आने का कारण बताते हुए वे बहुत अदब और तहजीब से पेश आए। रानी साहिबा उन्हें खामोशी से सुनती रही। उनका छोटा सा मेंढक जैसा चेहरा काफ़ी हद तक भावहीन था। अगर ये ज़रूरी है सज्जनों, मोसियो बोक के ख़त्म कर लेने पर वे बोली, तो फिर इसमें बहस का कोई सवाल नहीं। मेरी नौकरानी के पास चाबियाँ है, वो आपकी मदद कर देगी। क्या आपकी चाबियाँ हमेशा आपकी नौकरानी के पास रहती है मैडम, पायरो ने पूछा। बिल्कुल मोसिए, और अगर रात के दौरान किसी सरहद पर चुंगी अधिकारी किसी सामान को खुलवाना चाहे तो इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन ऐसी हालत में कंडक्टर उसे बुला लाएगा। तब आप पूरी तरह उस पर विश्वास करती हैं मैडम? मैं ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ, रानी साहिबा ने आहिस्ता से कहा। मैं उन लोगों को अपनी सेवा में नहीं रखती जिन पर भरोसा न कर सकूँ। जी, पायरो ने सोचते हुए कहा। भरोसा इन दिनों सचमुच कुछ चीज़ है। शायद आजकल किसी घरेलू औरत को जिस पर आदमी भरोसा कर सके रखना किसी तड़क भड़क वाली मिसाल के लिए चुस्त चालाक पेरिस की रहने वाली नौकरानी की बनिस्बत बेहतर है। उन्होंने रानी साहिबा की काली सूझबूझ वाली आंखों को धीरे धीरे घूमकर अपने चेहरे पर आड़ टिकते देखा। आप वाकई क्या कहना चाहते हैं मोसियो पायरो? कुछ भी नहीं मैडम, मैं कुछ भी नहीं, मगर हाँ, आप सोचते हैं कि अपने प्रसाधनों के लिए मुझे कोई चुस्त दुरुस्त फ्रांसीसी औरत रखनी चाहिए, नहीं? शायद आमतौर पर ऐसा ही होता मैडम, उन्होंने अपना सिर हिलाया। श्मिट भक्ति भाव से मेरा ख्याल रखती है। उनकी आवाज़ शब्दों पर टिकी रही। भक्ति भाव से? बेशकीमती है ये। जर्मन नौकरानी चाबियों के साथ आ गई थी। रानी साहिबा ने उसी की भाषा में उससे बात की। उसे सामान को खोलकर उन सज्जनों को तलाशी लेने में मदद करने की हिदायत देते हुए वे खुद गलियारे में बर्फ़ को देखती खड़ी रही और पायरो मोसिए बोक के जिम्मे तलाशी का काम छोड़कर रानी साहिबा के पास बने रहे। उन्होंने पायरो को एक गंभीर मुस्कुराहट के साथ देखा। क्यों मोसिए, आप नहीं देखना चाहते कि मेरे सामान में क्या कुछ है? उन्होंने सिर हिला दिया। मैडम, ये सिर्फ खाना पूरी है, बस। आपको इतना यकीन है? आपके मामले में हाँ। इस पर भी मैं सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग को जानती थी, उसे प्यार करती थी। क्या ख्याल है तब आपका कि मैं कसेटी जैसे जानवर को मारकर अपने हाथों को गंदा करूंगी? खैर, शायद आप सही है। वे 2-1 मिनट चुप रही, फिर बोली, ऐसे आदमी के साथ आपको पता है मैं क्या किया जाना पसंद करती?
मैं अपने नौकरों को बुलाकर कहती, इस आदमी को कोड़े मार कर ख़त्म कर दो और फिर कचरे के ढेर पर फेंक दो। जब मैं छोटी थी तो मामले इसी तरह निपटाए जाते थे मोसिए। भी पायरो कुछ नहीं बोले, बस ध्यान से सुनते रहे। रानी साहिबा ने अचानक तीखेपन से पायरो की तरफ देखा। आप कुछ कह नहीं रहे मोसियो पायरो? मैं तो यही सोच रही हूँ कि आप किस उधेड़-बुन में हैं। मैं सोच रहा हूँ मैडम कि आपकी बात से ज़्यादा ताकत आपकी इच्छा शक्ति में है। रानी साहिबा ने काली आस्तीनों से ढकी अपनी पतली पतली बाहों को देखा, जिनके आखिर में पंजों सरी के पीले हाथ थे, जिनकी उंगलियों में अंगूठियाँ थी। सच है, उन्होंने कहा, मेरे पास इनमें कोई ताकत नहीं, ज़रा भी नहीं। मैं नहीं जानती कि मुझे इस पर अफसोस है या खुशी। फिर वे सहसा अपने कूपे की तरफ मुड़ी, जहाँ नौकरानी सामान को फिर से सजो कर रखने में जुटी हुई थी। रानी साहिबा ने मोसिए बोक के खेद प्रकट करने को बीच में ही काट दिया। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं मोसिए, वे बोली। एक हत्या की गई है, कुछ कदम उठाए जाने हैं, बस इतना सा मामला है। आपकी बड़ी मेहरबानी मैडम। वे जाने लगे तो उन्होंने सिर एक तरफ को झुका लिया। अगले दोनों कूपे के दरवाजे बंद थे। मोसिए बोक ने रुक कर सिर खुजाया। मर गए, वे बोले। ये थोड़ा अटपटा साबित होगा। ये कूटनीतिक पासपोर्ट है, उनका सामान जांच से बरी है। चुंगी की जांच से ठीक है, लेकिन हत्या का मामला अलग है। मैं जानता हूँ, तो भी हम कोई उलझन नहीं चाहते। अपने को बेचैन मत करो, काउंट और काउंटेस समझदारी से काम लेंगे। देखो रानी ड्रैगोमेरॉफ ने कैसे रजामंदी से सामान की तलाशी दी। वे तो सचमुच शानदार महिला है, इन दोनों की भी वही हैसियत है। लेकिन काउंट ने मुझ पर कुछ ऐसा असर डाला था कि वे मुझे लड़ाकू स्वभाव के लगे हैं। जब तुमने उनकी पत्नी से पूछताछ करने की बात कही थी तो वे खुश नहीं हुए थे, और यह उन्हें और भी ज़्यादा खिंचा देगा। फ़र्ज़ करो हम उन्हें छोड़ ही दें। आखिरकार उनका इस मामले से क्या लेना देना होगा। मैं अपने लिए फालतू मुसीबत क्यों खड़ी करूं? मैं आपसे सहमत नहीं हूं, पायरो ने कहा। मुझे पूरा यकीन है कि काउंट आंद्रेनी से काम लेंगे। किसी भी हाल में आइए, हम कोशिश तो करें। और मोसिए बोक के जवाब देने से पहले पायरो ने नंबर 13 नंबर के कूपे पर जोर से दस्तक दी। अंदर से एक आवाज़ आई, आइए। काउंट दरवाजे के नज़दीक के कोने में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। काउंटेस दूसरे छोर पर खिड़की के पास सिमटी हुई थी। उनके सिर के पीछे एक तकिया था और लगता कि वे नींद से जगी थी। माफ़ कीजिए काउंट, पायरो ने बात शुरू की। इस दखलंदाजी को ध्यान में न लाइएगा। बात यह है कि हम रेलगाड़ी के सभी मुसाफिरों के सामान की जांच कर रहे हैं, ज़्यादातर मामलों में महज खानापुरी, लेकिन इसे करना ज़रूरी है। मोसिए बोक का कहना है कि चूंकि आपके पास कूटनीतिक पासपोर्ट है, इसीलिए आप बेखटके इस जांच से मुक्त रहने का दावा कर सकते हैं। काउंट ने पल भर विचार किया। शुक्रिया, उन्होंने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे सिलसिले में किसी अपवाद का सहारा लिया जाए। मैं पसंद करूंगा कि दूसरे मुसाफिरों की तरह मेरे सामान की भी जांच की जाए। वे अपनी पत्नी की तरफ मुड़े। उम्मीद है तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है एलिना? बिल्कुल नहीं, काउंटेस ने हिचके बिना कहा। इसके बाद तेज़ी से और सरसरी तौर पर जांच पूरी की गई। लगता था पायरो इस बीच छोटे छोटे जुमले कहते हुए शर्मिंदगी के एहसास को ढकने की कोशिश कर रहे थे। मसलन, ये देखिए मैडम, आपके सूटकेस पर यह लेबल बिल्कुल भीग गया है। नीले चमड़े का एक सूटकेस उठाकर नीचे रखते हुए उन्होंने कहा, जिस पर एक मुकुट और कुछ अक्षर अंकित थे। काउंटेस ने इस जुमले का कोई जवाब नहीं दिया। वे इस सब कार्रवाई से ऊबी नजर आती हुई अपने कोने में सिमट कर बैठी रही। खिड़की के बाहर खोए खोए अंदाज में देखती रही, जिस बीच लोग बगल के कूपे में उनके सामान की तलाशी लेते रहे। पायरो ने अपनी जांच वॉश बेसिन के ऊपर की छोटी सी अलमारी को खोलकर उसमें रखे सामान पर जल्दी से नज़र डालते हुए पूरी की। स्पंज, चेहरे की क्रीम पाउडर और छोटी सी शीशी जिस पर चिपके लेबल पर ट्रायोनल छपा था। फिर एक दूसरे से कुछ शिष्टता भरे वाक्य कहते हुए जांच दल आगे बढ़ गया। इसके बाद श्रीमती हबर्ड का कूपे, मृत व्यक्ति का कूपे और पायरो का कूपे था। उनके फहरिस्त में अब दूसरे दर्जे के कूपे थे। पहले वाले नंबर 10 और 11 में मेरी डेबनहम थी, जो किताब पढ़ रही थी, और ग्रेटा ओसन, जो गहरी नींद में थी, पर उनके आते ही चौंक कर जाग गई। पायरो ने अपना नुस्खा दोहराया। स्वीडी महिला बेचैन लगी। मेरी डेबनहम शांत उदासीनता से भरी। पायरो ने स्वीडी महिला को संबोधित किया। अगर आप इजाज़त दें मैडम, तो हम आपका सामान पहले जांच लें, और फिर शायद आप जाकर ये देखने की कृपा करें कि अमरीकी महिला का क्या हाल है। हम उन्हें अगले डिब्बे के एक कूपे में ले गए हैं, लेकिन वे अब भी अपनी खोज के बारे में काफ़ी परेशान हैं। मैं उनके लिए कॉफ़ी ले जाने का आदेश दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से वे उन लोगों में से है जिनकी सबसे पहले ज़रूरत किसी से बात करने की है।
भले ही स्वीडी महिला ने फ़ौरन हमदर्दी जाहिर की, वे फ़ौरन जाएगी। यकीनन इस तरह चाकू का मिलना उनके लिए काफ़ी बड़ा धक्का रहा होगा और पहले ही बेचारी महिला इस सफ़र से और अपनी बेटी को पीछे छोड़ आने के कारण परेशान थी। हाँ, वे यकीनन फ़ौरन उनके पास जाएगी। उनके सूटकेस में ताला नहीं लगा था और वे अपने साथ बेहोशी दूर करने वाली दवा भी ले जाएगी। वे झटपट चल दी। उनके सामान की तलाशी जल्दी ही पूरी कर ली गई, वह भी बहुत थोड़ा सा। साफ था कि उन्होंने प्रकट ही अपने टोपियों वाले डिब्बे से हटाई गई तारों पर गौर नहीं किया था। मिस डेबनहम ने अपनी किताब नीचे रख दी थी। वो पायरो को देख रही थी। जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने अपनी चाबियां पायरो को थमा दी। फिर जब पायरो ने एक सूटकेस उतार कर खोला, उसने पूछा, आपने उसे भेज क्यों दिया मुझे पायरो? मैंने? मैडम मुझेल, अरे इसलिए कि वे अमरीकी महिला की देखभाल कर सके। उम्दा बहाना है, मगर हर हाल में बहाना ही है। मैं आपको समझ नहीं पा रहा मैडम मुझेल। मेरा ख्याल है आप मुझे बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। वो मुस्कुराई। आप मुझसे अकेले में बात करना चाहते थे, यही बात थी ना? आप मेरे मुंह में अपने शब्द रख रही है मैडम मुझेल, और आपके दिमाग में अपने विचार। नहीं, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। विचार तो पहले ही से वहाँ है। सही कह रही हूँ ना मैडम मुझेल? हमारे यहाँ एक कहावत है, माफ़ी मांगने का मतलब है अपराध स्वीकार करना। यही कहने जा रहे थे आप? मेरी आंखें भी है और सहज बुद्धि भी, इतना तो आपको भी मानना चाहिए। किसी वजह से आपके दिमाग में यह बात घर कर गई है कि इस गलीज मामले के बारे में कुछ जानती हूँ, उस आदमी की हत्या के बारे में जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। आप इन बातों की कल्पना कर रही है मैडम मुझेल? नहीं, मैं बिल्कुल कल्पना नहीं कर रही, लेकिन मुझे लगता है कि सच न कहने पर बहुत समय जाया हो सकता है, सीधे सीधे बातों को कहने की बजाय फालतू की बातों में सिर खपाने से। और आप समय का नष्ट होना पसंद नहीं करती। नहीं, आप सीधे मतलब की बात पर आना पसंद करती है। आपको सीधा तरीका पसंद है। ठीक है, मैं आपको वही दूंगा, सीधा तरीका। मैं आपसे कुछ शब्दों का मतलब पूछूंगा जो सीरिया से आते समय सफ़र के दौरान मेरे कानों में पड़े थे। मैं कोन्या स्टेशन पर वह करने उतरा था जिसे अंग्रेज़ टांगे सीधा करना कहते हैं। आपकी आवाज़ और कर्नल की भी रात को चिरकर मुझ तक आई। आपने उनसे कहा, अभी नहीं, अभी नहीं, जब वह सब गुजर जाए, जब वह हमारे पीछे छूट जाए। इन शब्दों से आपका क्या मतलब था मैडमोजेल? मेरी डेबनहम ने बहुत आहिस्ता से कहा, क्या आपका ख्याल है मेरा मतलब हत्या से था? पूछ तो मैं आपसे रहा हूँ मैडमोजेल। मेरी ने लंबी सांस भरी, एक आध मिनट विचारों में खोई रही, फिर मानो खुद को जगाते हुए उसने कहा, उन शब्दों का एक मतलब था मोसिए, लेकिन ऐसा नहीं जो मैं आपको बता सकूं। मैं आपसे सिर्फ बड़ी गंभीरता से यह वचन दे सकती हूं कि मैंने इस आदमी रजट को ट्रेन पर देखने से पहले कभी नहीं देखा था। और आप उन शब्दों की सफाई देने से इनकार करती हैं? हाँ, अगर आप इसे ऐसे ही कहना समझना चाहे, मैं इनकार करती हूँ। उनका संबंध एक काम से था जिसे करने का जिम्मा मैंने लिया था। एक काम जो अब पूरा हो चुका है। क्या मतलब है आपका? वह पूरा हो गया है ना? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सुनिए मैडमोजेल, मैं आपको एक और घटना की याद कराता हूँ। जिस रोज़ हमें इस्तांबुल पहुँचना था, रेलगाड़ी में देर हो गई थी। आप बहुत बेचैन हो गई थी। आप जो इतनी शांत और नियंत्रित रहती है, आप काबू खो बैठी थी। मैं नहीं चाहती थी कि अगली रेलगाड़ी छूट जाए। ऐसा आपने कहा मैडमोजेल, लेकिन ओरिएंट एक्सप्रेस तो इस्तांबुल से हफ्ते के हर रोज़ छूटती है। अगर आप गाड़ी पकड़ने से रह भी जाती तो मामला सिर्फ 24 घंटे की देरी का होता। मिस डेबनहम ने पहली बार आपा होने की निशानी जाहिर की। लगता है आप इस बात को समझ नहीं पा रहे कि लंदन में किसी आदमी के दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे हो सकते हैं, और एक दिन की देर बहुत सारे बंदोबस्त को उलट पलट कर परेशानियां पैदा कर सकती है। तो मामला ये है, आपके मित्र आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप उनके लिए असुविधा नहीं पैदा करना चाहती। कुदरती बात है। और फिर भी बड़ी अजीब बात है। क्या अजीब है? इस रेलगाड़ी में फिर हमारे सामने विलंब की स्थिति है, और इस बार अधिक गंभीर विलंब की हालत है, क्योंकि इस बार आपके सामने ये संभावना भी नहीं है कि आप अपने मित्रों को तार भेज सके या उनसे बात करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस। आपका मतलब टेलीफोन से है? हाँ, वही जिसे आप इंग्लैंड में सूटकेस कॉल कहते हैं, ट्रंक कॉल। मेरी ने उन्हें सही किया। हाँ, जैसा कि आप कह रहे हैं, टेलीफोन या तार से कोई संदेशा न भेज पाना बहुत खिजाने वाला है। और तब भी मैडमोजेल, इस बार आपका रवैया बिल्कुल दूसरा है। अब आप वो पहले जैसी अधीरता नहीं जाहिर कर रही। आपका रवैया शांत और दार्शनिक जैसा है। मेरी डेबनहम का चेहरा लाल हो गया और उसने अपना होठ दांतों में कस कर दबा लिया। मुस्कुराहट उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी।
आपने जवाब नहीं दिया मैडम मुझे। माफ़ कीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि जवाब देने को कुछ था भी या नहीं। आपके रवैये में आए परिवर्तन के बारे में मैडम मुझे, क्या आपको नहीं लगता कि आप राई का पहाड़ बना रहे हैं? मोसियो पायरो, पायरो ने अपने हाथ लाचारी की मुद्रा में फैला दिए। ये शायद हम जासूसों का दोष है। हम उम्मीद करने लगते हैं कि व्यवहार हमेशा एक सा होगा। हम मिजाज के उतार चढ़ाव को खाते में नहीं लेते। मेरी डेबनहैम ने कोई जवाब नहीं दिया। आप कर्नल आर्बतनॉट से अच्छी तरह परिचित है मैडम मुझे। उन्हें लगा कि विषय बदलने से मेरी को राहत महसूस हुई। मैं उनसे इस सफ़र के दौरान पहली बार मिली हूँ। क्या आपको लगता है कि शायद वे इस आदमी रैचेट को पहले से जानते रहे होंगे? उसने अपना सिर फैसलाकुन अंदाज में हिलाया। मुझे पूरा यकीन है वे नहीं जानते रहे होंगे। ऐसा यकीन आपको कैसे है? जिस तरह उन्होंने बात की उससे। और फिर भी मैडमोजेल, हमें मृत व्यक्ति के कूपे के फर्श पर एक पाइप साफ करने वाला मिला। गाड़ी पर कर्नल आर्बतनॉट ही ऐसे अकेले आदमी हैं जो पाइप पीते हैं। पायरो ने गौर से उसे देखा, लेकिन उसने न आश्चर्य प्रकट किया न कोई भाव। बस इतना कहा, बकवास, ये बिल्कुल बेतुका है। कर्नल आर्बतनॉट किसी अपराध से संबंध होने वाले दुनिया के आखिरी आदमी होंगे, खास तौर पर ऐसे नाटकीय किस्म के अपराध से। ये बात इस हद तक ऐसी थी जिसमें खुद पायरो का विश्वास था कि उन्होंने खुद को मेरी डेबनहैम की बात से सहमत होने के कगार पर पाया। लेकिन इसके बदले उन्होंने कहा, मुझे आपको याद दिलाना होगा कि आप उनसे बहुत अच्छी परिचित नहीं है मैडम मुझे। उसने कंधे उचका दिए। मैं इस तरह के लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। पायरो ने बड़ी नरमी से कहा, आप अब भी मुझे उन शब्दों का मतलब बताने से इनकार करती है जब वह सब हमारे पीछे छूट गया हो। मेरी ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे और कुछ नहीं कहना है। कोई बात नहीं, हरक्यूल, पायरो ने कहा, मैं पता लगा लूँगा। वे झुके और दरवाजे को अपने पीछे बंद करते हुए कूपे के बाहर आ गए। क्या यह अक्लमंदी थी मेरे दोस्त? मोसियो बोक ने पूछा। तुमने उसको खबरदार कर दिया है और उसके ज़रिए तुमने कर्नल को भी खबरदार कर दिया है। प्यारे मित्र, अगर आपको खरगोश पकड़ना हो तो आप उसके बिल में एक नेवला डाल दें, और अगर खरगोश वहाँ है तो वह भागता है। मैंने बस इतना ही किया है। वे हिल्डेगार्ड श्मिट के कूपे में दाखिल हुए। हिल्डेगार्ड तैयार खड़ी थी। उसके चेहरे पर आदर था, लेकिन कोई भावना नहीं थी। पायरो ने सीट पर रखे छोटे सूटकेस के सामान को जांचा। फिर उन्होंने कंडक्टर को टांड से बड़ा वाला सूटकेस उतारने का इशारा किया। चाबियाँ? वे बोले। ताला नहीं लगा है मोसिए। पायरो ने कुंडे खोले और ढक्कन उठाया। उन्होंने कहा और मोसिए बोक की तरफ मुड़े। आपको याद है मैंने क्या कहा था? पल भर इधर नज़र डालिए। सूटकेस के भीतर ऊपर जल्दी से गोलमोल की गई कंडक्टर की एक भूरी वर्दी थी। उस जर्मन औरत की कठोरता में अचानक एक तब्दीली दिखाई दी। वह चिल्लाई, ये मेरी नहीं है, मैंने इसे वहाँ नहीं रखा। इस्तांबुल से चलने के बाद से मैंने वह सूटकेस नहीं खोला। सचमुच सचमुच यही सच है। वह विनती करती निगाहों से उनके चेहरे को एक एक करके देखने लगी। पायरो ने नरमी से उसकी बाह पकड़ी और उसे तसल्ली दी। नहीं नहीं, सब ठीक है, हमें तुम पर विश्वास है, परेशान मत हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने वो वर्दी वहाँ नहीं छिपाई, जिस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक अच्छी रसोइया हो। देखो, तुम अच्छी खाना बनाने वाली हो ना? भौचक की वह औरत अपनी परेशानी के बावजूद मुस्कुराई। जी हाँ, सचमुच मेरी सभी मालकिनों ने ऐसा कहा है। मैं वह रुक गई, मुंह बाहे फिर से डरी डरी दिखती हुई। नहीं नहीं, पायरो ने कहा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, सब ठीक है। देखो, मैं तुम्हें बताऊँगा ये कैसे हुआ। यह आदमी, जिस आदमी को तुमने कंडक्टर की वर्दी में देखा था, मृत आदमी के कूपे से निकलता है। वह तुमसे टकरा जाता है। यह उसकी बदकिस्मती है। उसे उम्मीद थी कि कोई उसे नहीं देखेगा। अब आगे वह क्या करे? उसे इस वर्दी से छुटकारा पाना है। अब यह सुरक्षा नहीं, खतरा है। उसकी नज़र मोसिए बोक और डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन पर गई, जो ध्यान से सुन रहे थे। बाहर बर्फ़ है, समझी? बर्फ़ जो उसकी सारी योजनाओं को ध्वस्त कर देती है। कहाँ छुपाए वह इन कपड़ों को? सारे कूपे भरे हुए हैं। नहीं, वह एक कूपे के सामने से गुजरता है जिसका दरवाज़ा खुला है और अंदर कोई नहीं। यह उसी औरत का होगा जिससे वह अभी अभी टकराया था। वह अंदर घुसता है, वर्दी उतार कर जल्दी से टांड पर रखे एक सूटकेस में ठूस देता है, इससे पहले कि वह खोजी जाए। कुछ समय बीत गया होगा। और फिर? मोसिए बोक ने कहा। इस पर हमें चर्चा करनी होगी, पायरो ने चेतावनी भरी निगाह के साथ कहा। उन्होंने वर्दी उठाकर दिखाई। एक बटन ऊपर से तीसरा वाला गायब था। पायरो ने अपना हाथ वर्दी की जेब में सरकाया और कंडक्टर वाली एक चाबी निकाली, जो कूपे के दरवाज़ों को खोलने के काम आती थी। ये रहा उस सवाल का जवाब कि हमारा बंदा कैसे बंद दरवाजे से होकर गुजर जाता था। मोसिए बुक ने कहा, श्रीमती हबर्ड से किए गए तुम्हारे सवाल गैर ज़रूरी थे, ताला लगा हो या नहीं।
वो आदमी बीच के दरवाजे से होकर आसानी से आ जा सकता था। आखिरकार अगर रेल कंपनी की वर्दी है तो रेल कंपनी की चाबी क्यों नहीं? हाँ सचमुच क्यों नहीं, पायरो ने कहा। हमें दरअसल ये पता चल सकता था। तुम्हें याद है कि मिशेल ने कहा था कि जब वह श्रीमती हबर्ड के बुलाने पर उनके पास आया तो गलियारे में जाने वाला श्रीमती हबर्ड के कूपे का दरवाज़ा बंद था। ऐसा ही था मोसिए, कंडक्टर ने कहा। इसीलिए मैंने सोचा था कि वे ज़रूर सपना देख रही होगी, मगर अब आसान है, मोसिए बोक ने आगे कहा। निसंदेह उसका इरादा बीच के दरवाजे को भी ताला मारने का था, लेकिन शायद उसने बिस्तर से कुछ हरकत की आवाज़ सुनी और चौंक गया। अब हमें, पायरो ने कहा, बस लाल किमोनो ढूंढना है। सही, और ये दोनों आखिरी कूपे ऐसे हैं जिनमें मर्द सफ़र कर रहे हैं। हम तलाशी तो हर हाल में लेंगे। ओह बिल्कुल, इसके अलावा मुझे याद है जो तुमने कहा था। हेक्टर मैक्वीन ने खुशी से तलाशी के लिए रजामंदी दे दी। मैं तो चाहता हूँ कि जितनी जल्दी आप यह कर सके उतना अच्छा है, उसने अफसोस भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे लगता है कि मैं यकीनन इस रेलगाड़ी पर सबसे संदिग्ध आदमी हूँ। बस अगर आप एक वसीयत खोज ले जिसमें वो बुढ़ऊ मुझे अपनी सारी दौलत दे गया हो तो कोई कसर बाकी न रहेगी। मोसियो बोक ने उस पर एक संदेह भरी नज़र डाली। मेरी मजाक करने की आदत है, मैक्वीन ने जल्दी से कहा। ने मेरे लिए कुछ भी न छोड़ा होता, सच में मैं बस उसके काम आता था, भाषाएं वगैरह वगैरह। अगर आप अमरीकी जुबान के सिवा कुछ नहीं बोलते तो आपका चूना लगने की काफ़ी संभावना रहती है। मैं भी कोई बोलिया का जानकार नहीं, लेकिन मुझे फ्रांसीसी, जर्मन और इतालवी में थोड़ा बहुत बाजार करना और होटल वालों से निपटना आता है। उसकी आवाज़ आम तौर से थोड़ा अधिक ऊंची थी। हालांकि अपनी रजामंदी के बावजूद वह तलाशी के सिलसिले में थोड़ा बेचैन सा था। पायरो बाहर आए। कुछ नहीं, वे बोले। वसीयत तो दूर, फंसाने वाला कोई दाव भी नहीं। मैक्वीन ने सांस छोड़ी। खैर, मेरे दिमाग का बोझ दूर हुआ, उसने खुश मिजाजी से कहा। वे आखिरी कूपे की ओर बढ़े। लंबे चौड़े इतालवी और निजी सेवक के सामान की जांच से भी कोई नतीजा नहीं निकला। 3 लोग डिब्बे के आखिर में एक दूसरे को देखते खड़े थे। अब आगे क्या? मोसियो बोक ने पूछा। हम वापस डाइनिंग कार में जाएंगे, पायरो ने कहा। जो कुछ हम जान सकते हैं वो हमें मालूम है। हमारे पास मुसाफिरों की गवाहियाँ है, उनके सामान के सबूत है और अपनी आंखों की गवाही है। अब हम और किसी मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। अब हमारा काम है अपने दिमागों का इस्तेमाल करना। पायरो ने अपने सिगरेट केस के लिए जेब टटोली। वह खाली था। मैं पल भर में आपके पास आ जाऊंगा, उन्होंने कहा। मुझे सिगरेट चाहिए। ये बहुत मुश्किल, बहुत अजीब मामला है। लाल किमोनो किसने पहना था? अब कहा है। काश मुझे पता होता। इस मामले में कुछ है, कोई तत्व जो मेरी पकड़ में नहीं आ रहा। वह मुश्किल है क्योंकि उसे मुश्किल बनाया गया है, लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे। मुझे 1 मिनट की माफ़ी दीजिए। वे जल्दी जल्दी अपने कूपे की तरफ वापस भागे। जानते थे कि उनके सिगरेट एक बैग में रखे हुए थे। उन्होंने उसे उतारा, उसके खटके को दबाकर उसे खोला। बैग के ऊपर सलीके से तय किया हुआ बारीक कपड़े का एक लाल रेशमी किमोनो था जिस पर ड्रैगन कड़े हुए थे। अच्छा, वे बुदबुदाए। ये मामला है, चुनौती। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। जब मोसिए पायरो डाइनिंग कार में दाखिल हुए तो मोसिए बोक और डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन आपस में बातें कर रहे थे। मोसिए बोक बुझे बुझे से नजर आ रहे थे। लो आ गए, पायरो को देखकर वे बोले। फिर अपने मित्र के बैठते ही उन्होंने कहा, अगर तुम इस मामले को हल कर दो प्यारे मित्र, तो मैं वाकई चमत्कारों में विश्वास करने लगूंगा। आपको परेशान कर रहा है ये मामला? कुदरती बात है कि परेशान कर रहा है। मैं इसका कुछ सिर पैर नहीं समझ पा रहा। मैं सहमत हूँ, डॉक्टर ने कहा और पायरो की तरफ उत्सुकता से देखा। सच कहूँ, वह बोला, मैं देख नहीं पा रहा कि आगे आप क्या करेंगे। नहीं, पायरो ने सोचते हुए कहा। उन्होंने अपना सिगरेट केस निकाला और अपनी नन्ही सिगरेटों में से एक सुलगाया। उनकी आंखें खोई खोई सी थी। मेरे लिए यही बात इस मामले को दिलचस्प बनाती है, पायरो ने कहा। हम कार्रवाई के सभी आम कायदों से कटे हुए हैं। क्या ये लोग जिनकी गवाहियाँ हमने सुनी हैं सच बोल रहे हैं या झूठ? हमारे पास जानने का कोई साधन नहीं है सिवा उसके जो हम खुद बनाकर तैयार कर सके। ये कसरत है, हाँ, दिमाग की। यह सब तो बहुत ठीक है, मोसिए बोक ने कहा, लेकिन आपके पास आगे बढ़ने के लिए है क्या? मैंने अभी अभी आपको बताया, हमारे पास मुसाफिरों की गवाहियाँ है और अपनी आंखों की भी। अच्छी गवाही है मुसाफिरों की, उससे हमें कुछ भी तो नहीं पता चलता। पायरो ने अपना सिर हिलाया। मैं सहमत नहीं हूँ मित्र। मुसाफिरों की गवाहियों ने हमें कई दिलचस्प नुक्ते मुहैया कराए। वाकई, मोसियो बोक ने आगे कहा। मुझे तो नज़र नहीं आए। इसलिए कि आपने सुना नहीं। अच्छा, तो बताओ ज़रा, मुझसे क्या छूटा? मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा। सबसे पहले गवाही जो हमने सुनी, युवक मैक्वीन की। उसने मेरे विचार से एक बहुत महत्वपूर्ण जुमला कहा। पत्रों के बारे में नहीं, पत्रों के बारे में नहीं,
जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसके शब्द थे, हम इधर उधर घूमते रहे। मिस्टर रैचेट दुनिया देखना चाहते थे। उन्हें भाषाएं न जानने की वजह से रुकावट महसूस होती थी। मैं सेक्रेटरी से ज़्यादा हरकारी का काम करता था। उन्होंने डॉक्टर के चेहरे से नज़र मोसिए बोक के चेहरे की तरफ घुमाई। क्या हुआ? आप अब भी नहीं देख पा रहे हैं? ये तो माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको अभी एक और मौका मिला था जब उसने कहा, अगर आप अमेरिकी ज़बान नहीं बोलते तो आपको चूना लगने की काफ़ी संभावना रहती है। तुम्हारा मतलब है? मोसिए बोक अब भी चकराए लगे। आह, लगता है आपको चम्मच से हलवा खिलाना पड़ेगा। खैर सुनिए, मिस्टर रैचेट रत्ती भर फ्रांसीसी भाषा नहीं बोलते थे, तो भी जब कंडक्टर कल रात उनके घंटी बजाने पर आया तो अंदर से फ्रांसीसी भाषा में उससे कहा गया था कि गलती हुई थी और उसकी ज़रूरत नहीं थी। उससे भी ज़्यादा वह एक पूरी तरह मुहावरेदार वाक्य था जो बोला गया था, ऐसा नहीं जो फ्रांसीसी के कुछ ही शब्द जानने वाला बोलता। फिक्र मत करो, मेरी भूल थी। सही है, कॉन्स्टेंटाइन ने उत्तेजित स्वर में कहा। हमें इसे देखना चाहिए था। मुझे याद है जब आपने ये शब्द हमारे सामने दोहराए थे तो उन पर जोर भी दिया था। अब मैं पिचकी हुई घड़ी के सबूत को मानने में भी आपकी झिझक समझ सकता हूँ। 1 बजने में 23 मिनट तक रैचेट मर भी चुका था और यह हत्यारा था जो बोल रहा था। मोसिए बोक ने जोर देकर कहा। पैरों ने गरजते हुए अंदाज में हाथ उठाया। हमें इतनी जल्दी छलांग नहीं लगानी चाहिए और जितना हम वाकई जानते हैं उससे अधिक अनुमान नहीं लगाना चाहिए। ये कहना ज़्यादा ठीक है कि उस समय जब 1 बजने में 23 मिनट बाकी थे, कोई और व्यक्ति रैचेट के कूपे में था और वह या तो फ्रांसीसी था या फ्रांसीसी भाषा बखूबी बोल सकता था। तुम बहुत सतर्क हो मेरे दोस्त। एक एक कदम बढ़ना ही उचित है। हमारे पास कोई सच्चा सबूत नहीं है कि रैचेट उस समय मर चुका था। वह चीख जिसने तुम्हें जगा दिया, हाँ ये सच है, एक तरीके से, मोसिए बोक ने सोचते हुए कहा। खोज चीज़ों पर ज़्यादा असर नहीं डालती। तुमने किसी को बगल के कूपे में चलते फिरते सुना? ये जो भी था रैचेट नहीं था, बल्कि दूसरा आदमी था। निसंदेह वो अपने हाथों का खून धो रहा होगा, जुर्म के बाद साफ सफाई कर रहा होगा, उसे फंसाने वाले खत को जला रहा होगा। फिर वह इंतज़ार करता है कि सब कुछ शांत हो जाए और जब वह सोचता है कि सब ठीक है, रास्ता साफ है, वह रैचेट के दरवाजे को अंदर से बंद करके जंजीर लगाता है। श्रीमती हवर्ड के कूपे में जाने वाला बीच का दरवाज़ा चाबी से खोलता है और उस रास्ते से निकल भागता है। सच तो यह है कि ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने सोचा था। बस इतना है कि रैचेट तकरीबन आधा घंटा पहले मारा गया और घड़ी में सुई को बढ़ाकर 1:15 पर कर दिया गया, जिससे बहाना बना दिया जाए। इतना मशहूर बहाना नहीं, पायरो बोले। घड़ी की सुइयाँ 1:15 बता रही थी। वह समय जब अंदर घुसने वाला वाकई उस जगह से चला जहाँ जुर्म हुआ था। सही, मोसिए बोक ने कुछ भ्रमित सा होकर कहा। तब यह घड़ी तुम्हें क्या बताती है? अगर सुइया बदल गई है, मैं कहता हूँ अगर, तब तो जो समय बताने के लिए उनमें हेराफेरी की गई होगी उसकी ज़रूर कोई अहमियत होगी। स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही होगी कि जिसके पास बताए गए समय यानी 1:15 पर कहीं और होने का पक्का सबूत हो, उस पर संदेह किया जाए। हाँ हाँ, डॉक्टर ने कहा, इस तरह सोचना सही है। हमें थोड़ा सा ध्यान उस समय पर भी देना चाहिए जब घुस आने वाला कूपे के अंदर घुसा। उसे ऐसा करने का मौका कब मिला? जब तक हम असली कंडक्टर की मिलीभगत न माने तब तक एक ही समय था जब वह ऐसा कर सकता था, यानी उस दौरान जब गाड़ी विनकोकी पर रुकी हुई थी। गाड़ी ने विनकोकी से चलने के बाद कंडक्टर गलियारे की तरफ मुंह किए बैठा रहा था और जहाँ कोई मुसाफिर किसी कंडक्टर की तरफ ध्यान भी न देता, असली कंडक्टर ही वह अकेला व्यक्ति होता जो नकली कंडक्टर को पहचान लेता। लेकिन विनकोकी पर गाड़ी के ठहरने के दौरान कंडक्टर बाहर प्लेटफॉर्म पर है, रास्ता साफ है और पहले वाले तर्क के मुताबिक वो मुसाफिरों में से एक ही हो सकता है। मोसिए बोक ने कहा। हम वहाँ आ गए जहाँ हम थे। मुसाफिरों में से कौन? पायरो मुस्कुरा दिए। मैंने एक सूची बनाई है, वे बोले। अगर आप उसे देखना पसंद करें तो शायद वह आपकी याददाश्त को ताज़ा कर देगी। डॉक्टर और मोसिए बोक ने मिलकर सूची पर नज़रें गड़ा दी। वह साफ सुथरी लिखावट में करीने से उस क्रम से तैयार की गई थी जिसमें मुसाफिरों से पूछताछ की गई थी। हेक्टर मैक्वीन, अमरीकी नागरिक, बर्थ नंबर 6, दूसरा दर्जा। प्रेरक तत्व, संभावित रूप से मृत व्यक्ति के साथ संबंधों के कारण। अन्यत्र उपस्थिति, आधी रात से 2 बजे तक, आधी रात से 1:30 तक कर्नल आर्बथनॉट द्वारा प्रमाणित और 1:15 से 2 बजे तक कंडक्टर द्वारा प्रमाणित। खिलाफ सबूत कोई नहीं। संदिग्ध परिस्थिति कोई नहीं। कंडक्टर पियर मिशेल, फ्रांसीसी नागरिक। प्रेरक तत्व कोई नहीं। अन्यत्र उपस्थिति, आधी रात से 2 बजे तक, हरक्यूल पायरो द्वारा 12:37 पर उसी समय देखा गया जिस समय रैचेट के कूपे के अंदर से आवाज़ सुनाई दी।
एक से एक 16 तक अन्य 2 कंडक्टरों द्वारा प्रमाणित। खिलाफ सबूत कोई नहीं। संदिग्ध परिस्थिति पाई गई कंडक्टर वाली वर्दी इसके पक्ष में एक बिंदु है, क्योंकि लगता है उसके पीछे इस पर संदेह पैदा करने का इरादा था। एडवर्ड मास्टरमैन, अंग्रेज नागरिक, बर्थ नंबर 4, दूसरा दर्जा। प्रेरक तत्व संभावित रूप से मृत व्यक्ति के साथ, जिसका यह निजी सेवक था, संबंधों के कारण। अन्यत्र उपस्थिति आधी रात से 2 बजे तक। अंतोनियो फास्कारेली द्वारा प्रमाणित। खिलाफ सबूत या संदिग्ध परिस्थिति कोई नहीं, सिवाय इसके कि कदकाठी के हिसाब से नकली कंडक्टर की वर्दी इसी को पूरी आ सकती थी। दूसरी तरफ यह संभव नहीं है कि यह फ्रांसीसी भाषा बखूबी बोल सकता है। श्रीमती हवर्ड, अमरीकी नागरिक, बर्थ नंबर 3, पहला दर्जा। प्रेरक तत्व कोई नहीं। अन्यत्र उपस्थिति आधी रात से 2 बजे तक कोई नहीं। खिलाफ सबूत या संदिग्ध परिस्थिति इनके कूपे में आदमी की उपस्थिति की कहानी हार्डमैन की और श्मिट नामक महिला की गवाही से प्रमाणित होती है। ग्रेटा ओसन, स्वीडी नागरिक, बर्थ नंबर 10, दूसरा दर्जा। प्रेरक तत्व कोई नहीं। अन्यत्र उपस्थिति आधी रात से 2 बजे तक। मेरी डेबनहम द्वारा प्रमाणित। नोट, रैचेट को जीवित देखने वालों में आखिरी। रानी ड्रेगोमिरोफ, फ्रांसीसी नागरिकता प्राप्त, बर्थ नंबर 14, फर्स्ट क्लास। प्रेरक तत्व आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार से अंतरंग परिचय। सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग की धर्म माता। अन्यत्र उपस्थिति आधी रात से 2 बजे तक। कंडक्टर और नौकरानी द्वारा प्रमाणित। खिलाफ सबूत या संदिग्ध परिस्थिति कोई नहीं। काउंट आंद्रेनी, हंगेरियन नागरिक, कूटनीतिक पासपोर्ट, बर्थ नंबर 13, पहला दर्जा। प्रेरक तत्व कोई नहीं। अन्यत्र उपस्थिति आधी रात से 2 बजे तक। कंडक्टर द्वारा प्रमाणित 1 से 1:15 की अवधि को छोड़कर। काउंटेस आंद्रेनी, ऊपर की तरफ, बर्थ नंबर 12। प्रेरक तत्व कोई नहीं। अन्यत्र उपस्थिति आधी रात से 2 बजे तक। ट्रायोनल खाकर सोई थी, पति द्वारा प्रमाणित। उनकी अलमारी में ट्रायोनल की शीशी। कर्नल आर्बतनॉट, अंग्रेज नागरिकता, बर्थ नंबर 15, फर्स्ट क्लास। प्रेरक तत्व कोई नहीं। अन्यत्र उपस्थिति आधी रात से 2 बजे तक। 1:30 बजे तक मैक्वीन से बातचीत। उसके बाद अपने कूपे में गए और बाहर नहीं आए। मैक्वीन और कंडक्टर द्वारा प्रभावित। खिलाफ सबूत या संदिग्ध परिस्थिति पाइप साफ करने वाला। साइरस हार्डमैन, अमरीकी नागरिक, बर्थ नंबर 16, दूसरा दर्जा। प्रेरक तत्व जानकारी में कोई नहीं। अन्यत्र उपस्थिति आधी रात से 2 बजे तक। कूपे नहीं छोड़ा। मैक्वीन और कंडक्टर द्वारा प्रमाणित। खिलाफ सबूत या संदिग्ध परिस्थिति कोई नहीं। अंतोनियो फास्कारेली, अमरीकी नागरिक, जन्म से इतालवी, बर्थ नंबर 5, दूसरा दर्जा। प्रेरक तत्व जानकारी में कोई नहीं। अन्यत्र उपस्थिति आधी रात से 2 बजे तक। एडवर्ड मास्टरमैन द्वारा प्रमाणित। खिलाफ सबूत तथा संदिग्ध परिस्थिति कोई नहीं, सिवाय इसके कि जो हथियार इस्तेमाल किया गया वह इसकी फितरत और मिजाज के अनुकूल बैठता है। मोसिए बुक के अनुसार। मेरी डेबनहम, अंग्रेज नागरिक, बर्थ नंबर 11, दूसरा दर्जा। प्रेरक तत्व कोई नहीं। अन्यत्र उपस्थिति आधी रात से 2 बजे तक। ग्रेटा ओसन द्वारा प्रमाणित। खिलाफ सबूत या संदिग्ध परिस्थिति और इसकी सफाई देने से इनकार। हिल्डेगार्ड श्मिट, जर्मन नागरिक, बर्थ नंबर 11, दूसरा दर्जा। प्रेरक तत्व कोई नहीं। अन्यत्र उपस्थिति आधी रात से 2 बजे तक। कंडक्टर तथा इसकी मालकिन द्वारा प्रमाणित। सोने गई। लगभग 12:38 पर कंडक्टर द्वारा जगाई गई और अपनी मालकिन के पास गई। नोट, मुसाफिरों की गवाही की तस्दीक कंडक्टर के बयान से होती है कि आधी रात से 1 बजे तक जब वह खुद अगले डिब्बे में गया और 1:15 से 2 बजे तक कोई मिस्टर रैचेट के कूपे में दाखिल नहीं हुआ, न उससे बाहर निकला। ये कागज़ आप समझ ही गए होंगे, पायरो ने कहा। महज उस गवाही का सार संक्षेप है जिसे सुविधा के लिए इस तरह व्यवस्थित कर दिया गया है। मुंह सा बनाते हुए मोसिए बुक ने उसे पायरो को लौटा दिया। इससे कुछ पता नहीं चलता, वे बोले। शायद आपको ये कागज़ अपनी रुचि के अधिक अनुकूल जान पड़े। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ये कहते हुए पायरो ने उन्हें कागज़ का एक और पन्ना थमा दिया। कागज़ पर लिखा था, बातें जिन्हें समझाए जाने की ज़रूरत है। 1. रुमाल जिस पर एच कड़ा है किसका है? 2. पाइप साफ करने वाला, क्या उसे कर्नल आर्बतनॉट ने गिराया या किसी और ने? 3. लाल किमोनो किसने पहना हुआ था? 4. कंडक्टर की वर्दी में भेष बनाकर घूमने वाला आदमी या औरत कौन थी? 5. जेब घड़ी की सुइयां 1:15 पर क्यों रुकी है? 6. क्या हत्या उस समय हुई? 7. क्या इससे पहले हुई? 8.
क्या इसके बाद हुई? 9. क्या हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि रैचेट को एक से अधिक लोगों ने चाकू भोंका? 10. रैचेट के जख्मों की और क्या सफाई दी जा सकती है? खैर, देखिए हम क्या कर सकते हैं अपनी अक्ल को दी गई इस चुनौती पर। थोड़ा खिलकर मोसिए बोक ने कहा, रुमाल को लीजिए मिसाल के लिए, हर हाल में व्यवस्थित और सिलसिलेवार ढंग से काम करें। बिल्कुल, पायरो ने अपने सिर को संतोष भाव से हिलाते हुए कहा। मोसियो बोक ने किसी कदर समझने वाली शैली में बात को आगे बढ़ाया। ये अक्षर एच 3 लोगों से जुड़ता है, श्रीमती हबर्ड, मिस डेबनहैम जिसका बीच वाला नाम है हरमियोन, और नौकरानी हिल्डेगार्ड श्मिट। आगे की कहानी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट सुनिए। धन्यवाद।